नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का खरा सौदा में। मैं हूं प्रियंका, मेरे साथ हैं अजय और दिल्ली से हमारे साथ डिम्पी। तो बाजार में जबरदस्त तेजी, एफआईज भी वापस आए, बड़ी ब्लॉक डील्स, कई सारी आप बड़े लार्ज कैप बैंक्स में आप देखेंगे बड़े ब्लॉक्स हुए, इनफैक्ट मिड कैप और स्मॉल कैप में भी। तो इस तेजी के क्या मान, क्या आप तेजी के अपमान कर रही हैं कल के बाजार का? हाँ, साइक्लोन था, ये भूचाल था, स्टॉर्म आ गया, स्टॉर्म था। 14 महीने की सबसे बड़ी तेजी। हाँ, 1600, आपको याद है 1600 पॉइंट का बैंक निफ्टी का सर्ज आपने कब देखा? एक सिंगल डे में ऐसे एकदम इमीडिएटली याद नहीं आता। तो ये नॉर्मल तेजी नहीं थी, इसको थोड़ा सम्मान के साथ कहिए कि भयंकर तेजी देखी, भयंकर तेजी आई। और इस भयंकर तेजी में जिस तरह के स्टॉक्स में एक्शन देखने को मिला, और वो ऐसे स्टॉक्स जो कितने समय से चले नहीं थे, उनमें सिंगल डे में 3-4% का सर्ज था। देखिए कल जो है इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन अभी क्या करना चाहिए? हाँ। सबसे बड़ा सवाल ये है। बिल्कुल, अगर आप लॉन्ग पोजीशन नहीं होल्ड कर रहे हैं, पहली बात, आपके पास लॉन्ग पोजीशन है, आप स्मार्ट थे, आपने थर्सडे फ्राइडे को पिछले हफ्ते लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करना शुरू कर दी थी, भले ही थोड़ी सही, तो आप अपनी पोजीशन होल्ड करें सबसे पहली बात, और ट्रेल करें स्टॉप लॉसेस को, और एंजॉय करें राइड। सबसे बड़ी अच्छी फीलिंग ये होती है, और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि हमारे स्वदेश के ढेरों ऐसे व्यूअर्स हैं जो इस फीलिंग को एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि वो लोडेड बैठे हुए हैं, उनके पास माल है। अगर आपके पास माल नहीं है तो इतनी भयंकर तेजी का कोई मतलब नहीं है। तो अगर आप लॉन्ग पोजीशंस होल्ड कर रहे हैं तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ एंजॉय करिए राइड को। नई लॉन्ग पोजीशंस बनाने का बड़े बड़े गैप्स पे उचित आइडिया नहीं है। फ्लैट खुले बाजार, इंट्राडे पुल बैक दे, तब लॉन्ग पोजीशन बनाइए। और मुनाफा वसूली करने की भी कोई जल्दी मत करिए, क्योंकि नियर टर्म डायरेक्शन बाजार का अपवर्ड दिख रहा है। जो आपको दिख रहा है तो आप क्यों मुनाफा, आप क्या क्या खरीद लेंगे? एक स्टॉक जो आपका थोड़ा सा बढ़ गया हो, उसे बेच के आप दूसरा स्टॉक ढूंढेंगे, इससे अच्छा तो यही राइड कर लो, आप उसी में रहें, स्टे करें। करेक्ट। तो ये एकदम अवॉइड करिए शॉर्ट, क्योंकि अभी भी जो आपको, जैसे मैं हमेशा बताता हूं प्रियंका, कि जो बिग बेयर्स हैं, जो बहुत मोटे मोटे बेयर्स हैं, वो कल भी शॉर्टिंग के आइडिया ढूंढ रहे थे, और वो आज ही शॉर्टिंग के आइडिया ढूंढेंगे, लेकिन आपको उनके ऐसा नहीं बनना है। बुल्स की प्रचंड जीत है एक्चुअली। इसीलिए अगर आप कोशिश करेंगे शॉर्टिंग की, स्मार्ट बनने की, क्यूट बनने की, तो आपको चोट लग सकती है। एक एवरेज ट्रेडर की बात कर रहा हूं मैं। तो शॉर्ट पोजीशन मत बनाइए, मुनाफा वसूली भी अगर बहुत मन कर रहा हो थोड़ा कर लीजिए। मोस्टली आपको राइड करना है आपको, क्योंकि नियर टर्म आपको बाजार में अगर ऐसे दिन आपको मिल जाए जहां बड़ी डेफिनेट डायरेक्शन हो, बड़े गेन्स के बाद भी आपको होल्ड करने का मौका मिले, तो इससे बढ़िया दिन क्या होंगे। लेकिन एक्चुअली कल हुआ क्या था? कल बाजार में इतनी बड़ी तेजी, और किस तरह की अच्छा, किस तरह के लार्ज कैप्स में और स्पेशली बड़े लार्ज कैप बैंक्स में जिस तरह के ब्लॉक्स दिख रहे हैं। ब्लॉक्स तो है ही, लॉन्ग पोजीशंस जो है फ्यूचर एंड ऑप्शन में बहुत जबरदस्त कल बनना शुरू हुई है। कल हुआ एक तो ये कि 4 चीजें हुई हैं। हम लोग जो है सिर्फ स्टेट इलेक्शन के आउटकम पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं बाजार, लेकिन ऐसा नहीं है। जो प्रचंड तेजी कल हमने देखी, उसमें कुछ और हिडन या सटल रीजंस और भी हैं। ओके, क्रूड 78 पे आ गया। क्रूड 78 पे आना इंडिया के लिए वैसे ही स्टिमुलस होता है। आपको याद होगा $95 तो आरबीआई के गवर्नर साहब एवरेज इस साल का लेके बैठे हुए थे, लेकिन बनेगा एवरेज 85 के आसपास। तो कितना बड़ा बोनेंजा है। दूसरी बात, कल हमने देखा कि एफआईडीआई दोनों साथ में पार्टी कर रहे थे। तुम डाल मैं पात, आपने सुना ये बचपन में एक प्रोवर्ब है, तुम अगर डाल में बैठे हो तो मैं पत्ती पे बैठा हूं। वहां 4000 करोड़, यहाँ 2000 करोड़। क्या बड़ा नंबर से वापसी। अरे जबरदस्त। खैर उसमें कल जो है एक ब्लॉक डील भी है, उसका भी नंबर, लेकिन फिर भी नंबर अच्छा है। हाँ। उसके बाद आप देखिए इंडेक्स फ्यूचर्स में खरीदारी करी उन्होंने एफएनओ में 45% तक लॉन्ग पोजीशन ले गए, जो कि मैं हमेशा कोट करता हूं इस नंबर को, कि मुझे लगता है ये बहुत लंबे टाइम में एक माइलस्टोन नंबर होगा। जो नंबर है 13% लॉन्ग हो गई थी। लॉन्ग गिरती 13 पे आ गई थी। वो 13 वाला 2 सीरीज बाद 45 पे आ गया है। और ये जो पाइल अप हो रहा है लॉन्ग पोजीशंस का, ये निफ्टी में भी हो रहा है, बैंक निफ्टी में भी हो रहा है, जबरदस्त हो रहा है बैंक निफ्टी में। तो डिलीवरी बेस्ड भी बाइंग हुई है कल, और एफएनओ बेस्ड भी। तो लॉन्ग पोजीशन बढ़ रही है, ये बहुत दिनों से हमने देखा नहीं था। और इसलिए मुझे लगता है कि भले ही आज हम बहुत बड़ा गैप अप नहीं दिखा रहे, लेकिन पुल बैक का मौका देखिए, अभी भी बहुत जगह है, अभी भी बहुत जगह। अगर आपको कल स्क्रीन देख के लग रहा है ना कि मैं मिस हो गया, ध्यान से देखेंगे अभी भी बाजार में एक्शन लेने की बहुत जगह है। ठीक है, बाजार में बहुत सारी जगह हैं। अब तो इंपॉर्टेंट रीजंस जो आप गिनवा रहे हैं, ऑफ कोर्स स्टेट इलेक्शंस वो एक बड़ा रीजन था, आगे के लिए आपको विजिबिलिटी दिख रही है। क्या बाजार कहीं ना कहीं एमपीसी को भी फैक्टर इन कर रहा है? इसी हफ्ते फैक्टर देखिए एमपीसी में एक बहुत इंटरेस्टिंग है पॉइंट। क्रूड नीचे आया था, मैंने आपको बताया ना क्या हुआ। क्रूड नीचे आया, यूएस में
रेट हाइक की जरूरत नहीं होगी, ये हुआ था और एफआई वगैरह आने लगे। उसमें से एक पॉइंट जो है कि बाजार जो है ये बात मान रहा है कि यूएस में रेट हाइक का सिलसिला पीक आउट हो गया, इसलिए भी हमारा बाजार चला था। और इसलिए एमपीसी में ये तो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि रेट बढ़ेंगे, लेकिन बाजार की एक्सपेक्टेशन आज से बिल्ड होना शुरू हो रही है प्रियंका, कि एमपीसी भी डविश टोन देगा और शायद फिफ्थ टाइम ऐसा होगा जब कोई रेट हाइक होगा ही नहीं। रेट हाइक तो होना ही नहीं है, रेट हाइक को तो भूल जाइए इंडिया में अब, और रेट हाइक को भूल जाइए, डविश टोन इंपॉर्टेंट है। और दो बात हो रही है, पिछली आरबीआई पॉलिसी और इस आरबीआई पॉलिसी के बीच में मजबूत जीडीपी का ग्रोथ का आंकड़ा आया है, करेक्ट 7.6%। बड़े बड़े दिग्गज इकोनॉमिस्ट और पुराने आरबीआई गवर्नर्स कह रहे थे अगर इंडिया 5% कर लेगा तो अपने आप को लकी समझना चाहिए। आपको याद है ना? हाँ बिल्कुल। तो रघुराम राजन ने एक कमेंट दिया था, अगर इफ इंडिया डज 5% वी शुड कंसिडर अस लकी। 7.6 आया है, तो जितने भी इकोनॉमिस्ट जो वर्ग है उनके एस्टिमेट से ज्यादा मजबूत है। तो ये ग्रोथ का आंकड़ा आरबीआई पॉलिसी को की कमेंट्री को कैसे इंपैक्ट करेगा, बाजार की इस पर नजर रहेगी। राइट, इन्फ्लेशन को लेकर भी वो क्या इन्फ्लेशन को लेकर क्या डविश उन्होंने कहा कि लग रहा है ट्रैजेक्टरी नीचे है, बाजार खुशी होगी, नीचे की ट्रैजेक्टरी वो प्रेडिक्ट कर भी सकते हैं। आई थिंक इस बिल्कुल कमेंट तो करेंगे। तो ये कमेंट्री पे बाजार की नजर रहेगी। रेट हाइक की तो भूल जाइए। तो ये कॉम्बिनेशन है जिसकी वजह से हम एक बड़ी जबरदस्त तेजी देख रहे हैं। लेकिन अब आगे कौन से स्पेसेस पे नजर रखनी है? क्या ये जो बैंक्स चल रहे हैं और कई समय के बाद इतनी बड़ी चाल लार्ज कैप बैंक से दिखाई है, बैंक्स में, फाइनेंस में, क्या ये इसी तरह की तेजी भी? चलिए फाइनेंशियल से बात करते हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी में तो आपको बड़ी बड़ी लॉन्ग पोजीशन बनती हुई दिख रही है आपने हिसाब से, क्योंकि अभी ये नई टेरिटरी में आ गया है, तो इसमें एग्जैक्ट टारगेट रखना उचित नहीं है। ओके, सपोर्ट रख सकते हैं आप 20,200, 20,300 पे अच्छा सपोर्ट है, 20,500 पे भी बहुत अच्छा सपोर्ट है, बट मुझे लगता नहीं 400-500 पॉइंट पुल बैक आएगा। अगर आएगा कल 450 पॉइंट चले हम, हो सकता है 100-150 पॉइंट का आपको इंट्राडे पुल बैक मिल जाए, जिसमें आपको लेना चाहिए। और उसमें भी 1600 पॉइंट हम बैंक निफ्टी में चले, हो सकता है कि फर्स्ट हाफ में 300-400 पॉइंट घटे बाजार, उसमें आपको पोजीशन लेनी चाहिए। बैंक्स में क्या हुआ, जो दो बैंक्स हैं, एक तो आप लेके आइए एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक। करण अर्जुन जो है कल वापस आ गए। ये करण अर्जुन है जो 18 महीने से 2 साल से चले नहीं थे, और इनमें एफआई पोजीशन एकदम खत्म हो गई। एफआई इनको भूले बिसरे गीत समझ के चले गए थे। ये अंडर ओन्ड थे, इसमें रिस्क रिवॉर्ड बहुत अट्रैक्टिव था, लोग चढ़ गए बुरी तरीके से। अभी भी ना, अगर आप लंबा 2 साल का चार्ट देखें, आपको 1800-1900 का कोटक मिल रहा था 2 साल पहले भी। तो अभी भी इसमें जगह है इन दोनों बैंकों में। 3 साल से कोटक चला ही कहाँ है? दो इन दोनों, ये देखिए 52 वीक में ही नेगेटिव है, छोड़िए 3 साल, तो इनमें जगह है। उसके बाद मैं देख रहा था पीएसयूज, जो अपने मोदी जी की कंटिन्यूटी अगर होती है जनरल इलेक्शन में, उसका क्लियर ट्रेड पीएसयूज है, और बाजार ने कल पीएसयू को खींच दिया। जो एनर्जी स्टॉक्स हैं, कल मैं देख रहा था कि ऑयल मार्केटिंग कंपनी चलने के बाद भी वन टाइम बुक पे अवेलेबल है, तो ओएमसीज में जगह है, एनर्जी पीएसयू में जगह है। पीएसयूज में कुछ ऐसे पीएसयू जो अंडर वन टाइम बुक अवेलेबल है, 0.8, 0.9, मुझे लगता है वहां पे जगह है। लेकिन 2 से 3 महीने के लिए लार्जिश मिड कैप और लार्ज कैप्स का रुझान बनाए, बढ़िया पैसा कमा लें, फिर हम आपको मल्टी बैगर देंगे फरवरी में, जनवरी में। अभी स्मॉल और मिड कैप को अवॉइड करके मिड टू लार्ज में ज्यादा पैसा बनेगा। चलिए, मिड टू लार्ज में बड़ा पैसा बनेगा, तो आपको होल्ड करके रखना है, राइड करें इन गेन्स पे। एक्चुअली कल एफएनओ में और इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स निकल कर आए क्या? हमने ये तो देखा कि लॉन्ग शॉर्ट रेशो, एफआईज वापस आए हैं, बड़े ब्लॉक्स लगे, लार्ज कैप्स में काफी इंटरेस्ट आया, और क्रूशियल डेटा हमें डिम्पी बता रहा है। डिम्पी, निफ्टी में क्या कल भी हमने देखा कि एक्टिव कॉल बाइंग थी, चाहे 20,700 हो, 21,700, 21,800, अभी इस वक्त किस तरह का डेटा आपको दिख रहा है? देखिए, अजय ने ज़्यादातर बातें बता दी हैं, लेकिन फिर भी जो बची हुई चीज़ें हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। उसमें ये पॉइंट ये है कि जो ऑप्शंस का ट्रेड हुआ था कल के सेशन में, उसमें गैप का हिस्सा अलग था, गैप के बाद चली ऑप्शंस ज़्यादा थी। क्या ऑप्शंस निफ्टी की चली कि बैंक निफ्टी की चली, ये भी डिबेट हो सकता है। तो मैं बोलूँगा ऑप्शंस बैंक निफ्टी की चली है, निफ्टी की नहीं चली ज़्यादा। निफ्टी के बारे में सिर्फ 100 पॉइंट का आपने गेन किया, लेकिन बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट डबल किया जो गैप दिया था। तो इसलिए कल का दिन बैंक निफ्टी का था। अगर आप थोड़ा सा भी याद रखते हैं, 24 घंटे की भी किसी को याददाश्त हो, तो हमने ये बात रखी है कि कल बैंक निफ्टी के हाथ में चाबी है, कुंजी है, और कल बैंक निफ्टी ने वो करके दिखा दिया। कल बैंक निफ्टी ने 3 काम एक साथ किए। पहला किया, उसने चेज किया जो गैप था बीच में, निफ्टी और बैंक निफ्टी के डाइवर्जेंस का फर्क था। दूसरा, उसने शॉर्ट्स कवरिंग करवाई, लोगों को बाहर खदेड़ दिया। और तीसरा काम किया, उसने फिर से लीडरशिप ले ली।
आज आप अजय को भी सुन रहे थे तो उन्होंने 2 बैंक के बारे में चर्चा की, उन्होंने कोई नहीं रिलायंस के बारे में चर्चा की, उन्होंने तो नहीं बात की गेल की, उन्होंने तो नहीं बात की L&T की। उन्होंने क्यों 2 बैंक की नोटिस करवाया है? क्योंकि कल नोटिसेबल चीज ही वही थी। तो इसलिए जहां पे नोटिस है, जो ट्रेंड वही आपका फ्रेंड है, उसी के साथ आपको बने रहना पड़ेगा। अब आपने जो पॉइंट बोला था मैंने उसका जवाब दे दिया। अब आता हूं मैं आज के लेवल्स पे। देखिए निफ्टी के अंदर जो भी तेजी हुई है वो काबिले तारीफ है, लेकिन निफ्टी ने अपनी जोन को भी क्लियर नहीं किया। वो 500 और 600 वाला जो रेजिस्टेंस जोन है ना, ऑलमोस्ट वहीं बंद करके गया है। तो हम ये बात मान के चलते हैं कि आज भी मार्केट के पास साइडवेज टू पॉजिटिव होगा, लेकिन कल जैसा रिपीट टेलीकास्ट नहीं होगा। ये पॉइंट अपने दिमाग में आप फिक्स कर लीजिए। दूसरा पॉइंट ये है कि बाजार के अंदर इस समय ऑप्शंस के अंदर आना चाहिए। कल ना 4-4, 5-5 गुना ऑप्शंस हुई हैं, तो इसलिए ऑप्शंस के प्राइजेस आर्टिफिशियल राइज के साथ जुड़े हुए हैं, बिल्कुल काम नहीं करना चाहिए। आज का दिन ऑप्शंस में काम नहीं करना चाहिए। तीसरा पॉइंट, क्या किसी भी डिप का इस्तेमाल करना चाहिए? यस, किसी भी डिप का इस्तेमाल करना चाहिए। 20,000 आपका जो नया बेस था उसको ऊपर ले आओ, 20,300 ले आओ। मैं कल यकीन के साथ कह सकता हूं, कल ईटीन ऑफ स्वदेश जिसने देखा, हमने ये बात की थी, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इकलौता टूल है इस समय मार्केट के अंदर चलने का। और अगर आपने कल ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाया तो आपने 1600 पॉइंट कमाए हैं बैंक निफ्टी के अंदर। और अगर आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं लगाया, मैं यकीन के साथ बोल सकता हूं अपने एक्सपीरियंस से, अपने ट्रेडिंग के एक्सपीरियंस से, कि आप 700 से 800 पॉइंट से ज्यादा कमा नहीं पाए होंगे। मैं लिख के दे सकता हूं ये बात। तो इसलिए आपको ना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना है। आज अगर आपको थोड़ा भी गैप मिलता है, इसको हम कहेंगे डिप, बाय द डिप। अगर आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा लेट हो गया हूं, मेरे को बाजार के अंदर आना चाहिए था, मैं कैसे आऊं, तो अभी वेट कर जाओ। ऑप्शंस के साथ मत आना। अगर कोई चीज ले रखी है उसी को होल्ड करना। नए वालों के लिए रिस्क रिवॉर्ड 1:1 का ही है, पुराने वालों के लिए रिस्क रिवॉर्ड 1:5 का है। इसलिए पुराने वालों के पास कंफर्ट ज्यादा होगा नए वालों से, हमेशा की तरह। ठीक, तो अब आते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के स्टॉप लॉस और टारगेट पे। आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, नया बेस जो है वो 46,000 का है बैंक निफ्टी का। निफ्टी का जो नया बेस है वो 20,300 का है। चाहे तो आप 20,000 तक का भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, लेकिन इतनी की आपको गुंजाइश पड़ेगी नहीं 20,300 पे। ना मेरे को सुनने की जरूरत है, ना किसी को सुनने की जरूरत है। आप खुद से आइडिया लगा देंगे कि बाजार थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करवाएगा। तो इसलिए बाजार की प्रॉफिट बुकिंग और प्रॉफिट लेना ये बहुत अपने आप में जरूरी हो जाता है। ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का मोटा मोटी व्यू पॉइंट हमने आपके सामने रखा है। ये तो इंडेक्स पे व्यू पॉइंट रखा। 2 स्टॉक्स कौन से है जो आपके रडार पे आज? उससे पहले मैं एक पॉइंट और नोटिस कर दूं, फिर मेरे से कहीं मिस ना हो जाए, फिर बाद में वो काउंटिंग में आ जाएगा। वो है पीसीआर, पुट कॉल रेशियो। बैंक निफ्टी की ना 1.66 हुई है, ये थोड़ा ओवरबोट हो गया है, ध्यान रखिएगा। मैंने कल बैंक निफ्टी के बारे में आपको वकील बन के बताया था कि इसको लेना। आज मैं ही उसका वकील बन के बता रहा हूं कि बैंक निफ्टी को क्लियरली वॉच करना। बैंक निफ्टी थोड़ा ओवर हीटेड जोन में जा चुका है 1.66 में। मैं ये नहीं कह रहा कि चलेगा नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आपका रिस्क रिवॉर्ड खराब हो गया है। तो इसलिए जब नीचे आए तो ही पकड़ना, नीचे नहीं आए तो मत पकड़ना। ऑप्शंस वाले कृपा करके दूर रहना। एक बात और, एफआईज की जो लॉन्ग पोजीशंस है ना वो बहुत स्पीड से बढ़ी है, वो करीब 44% अराउंड हो चुकी हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि 50% से ज़्यादा नहीं बढ़ेंगी इस सिनेरियो को देखते हुए। तो आप अपने मन में ना ये बात फिक्स करके रखना कि 6% एफआईज लॉन्ग पोजीशंस और आ सकती हैं, बस अभी तक के सिनेरियो के हिसाब से। तो इसमें बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं लगेगी। अब आपने शेयर्स पूछे तो एक शेयर मैं आपकी स्क्रीन पर लेके आता हूँ, वो है IRCTC। आप इस शेयर को गौर फरमाइएगा, ये शेयर बेहतरीन है, अच्छा चल सकता है। मैं ऐसे शेयर्स दूंगा ही नहीं जो चले हुए हैं, मैं ऐसे शेयर्स आपके सामने रखूंगा जिनकी स्पीड अब आना बाकी है। कल हमने एक कैश का स्टॉक IFC आपके सामने बोला, गेल आपके सामने बताया, गेल 5% चला, FI स्टिल 13% चला। हमें लगता है कि रेलवे की कंपनीज के अंदर वापस से री रेटिंग होगी। अब आप IRFC और IRCT अब और दूसरे रेलवे काउंटर से मेरे को पता नहीं कितना पैसा बना पाएंगे, बट इसके अंदर गुंजाइश काफ़ी है। मैंने आपके लिए जो चार्ट ड्रॉ किया इसी से आप समझ जाएंगे, मेरे को ज़रा बोलना नहीं पड़ेगा। स्ट्रांग बेस है, अपवर्ड राइजिंग बेस इसको हम कहते हैं। एक अच्छा बेस भी बना हुआ है ऊपर, और रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की पुरानी आदत इसकी जो है वो वापस आ गई है। तो अब रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, नए लेवल तक जाएगा। नया लेवल है करीब 770 का, अभी शेयर बंद हुआ है 720 का। पूरे 50 रुपए साफ साफ मैदान में पड़े हुए हैं। हमें लगता है कि 50 रुपए आपको मिल जाएंगे। आप 50 रुपए कमाइए IRCTC के अंदर और बाहर हो जाइए। ये आज का इकलौता शेयर है, आज हमारे पास एक ही शेयर है देने के लिए, इसलिए हमने IRCTC आपके सामने रखा है। शानदार चॉइस। कल डिम्पी जी ने गेल चुना था जो 4-5% चला, आज IRCTC। नेक्स्ट अभी से लेके इलेक्शन तक PSUs फ्लेवर रह सकते हैं, नई चले हुए PSUs, ट्रिगर के साथ वाले PSUs, तो इनके ऊपर आप
अपनी नजर बना के रखें और वैसा ही फ्लेवर आपको डिम्पी की कॉल में भी नजर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं और सिलसिला शुरू करते हैं मार्केट कॉल्स का, ट्रेडिंग आइडियाज का। हमारे साथ हमारे सारे गेस्ट इस समय जुड़ चुके हैं, किरण जानी और वैशाली, और भी जुड़ने वाले। हम अपनी बातचीत का सिलसिला इनके साथ शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग किरण, वैशाली। फीलिंग आ रही है कि बहुत जबरदस्त पार्टी जब करके वापस घर आते हैं और अगले दिन जो है वापस से ऑफिस या काम पे जाना पड़ता है, एक वैसी मॉर्निंग आफ्टर जैसी फीलिंग आ रही है। क्या आपको लगता है कि आज का दिन जो है थोड़ा लाइट रहे तो ज्यादा बेटर है? कल इतनी हैवी लिफ्टिंग हो गई, बाजार ने 14 महीने की हैवी लिफ्टिंग एक दिन में ही कर दी। निफ्टी बैंक निफ्टी का क्या लग रहा है आपको वैशाली? All of you. Yes, मार्केट ने अच्छा मौका दिया, सेलिब्रेशन था कल, एंड आई थिंक निफ्टी, एक बार हम बात करें टेक्निकल टारगेट रेजिस्टेंस फॉर दिस वीक वाज एनीवेज 20,600 20,800. सो फिलहाल हम ऑलरेडी 20,600 के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं. सो आई थिंक अब टाइम है कंसोलिडेशन का या थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग का. एंड जैसे ही आप डिस्कस कर रहे थे, मेरा भी यही मानना है दैट 20,300 शुड बी द नियर टर्म सपोर्ट. और उसी अनुसार इवन बैंक निफ्टी ने भी एक टारगेट रेजिस्टेंस ऑलरेडी हो चुका है 46,200 300 लेवल्स. तो आई थिंक ये इसमें भी कंसोलिडेशन आना चाहिए. इंडेक्स वाइज नहीं कह सकती, आई डोंट थिंक इट कॉल्स फॉर अ फ्रेश बाय या कुछ, बट पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की मेरी सलाह रहेगी. पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की सलाह निफ्टी बैंक निफ्टी की। जब आपको इतना मोटा मुनाफा, इतने बड़े गेन स्क्रीन पे दिख जाए एक दिन में, तो क्यों नहीं थोड़ा सा मुनाफा वसूली कर ली जाए, या फिर नई बाइंग के लिए पुल बैक का इंतजार करें और वो लेवल निफ्टी पे तो 20,300 के आसपास वैशाली को नजर आ रहा है. किरण जानी, आप बताइए कैसे ट्रेडिंग आइडियाज लेके आए आज आप? वेरी गुड मॉर्निंग. सो ओवरऑल जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ओवरहेड जो आ चुकी है, स्टॉक स्पेसिफिक कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि कंटिन्यू रह सकती है. सो हेवल्स हमारा पहला मिलेगा. डेली चार्ट के ऊपर पैटर्न ब्रेकआउट रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड कर रहा है. सो हेवल्स 1310 के आसपास लॉन्ग करके जाएंगे. 1340 का हमारा टारगेट रहेगा और 1390 हम टेक करेंगे. जो कॉल है मारुति में भी अगर हम देखेंगे चार्ट के ऊपर कंसोलिडेशन पैटर्न ब्रेकआउट है 10,500 10,400 तो एक मेजर सपोर्ट है. और यहाँ से लगता है कि से के ऊपर में 11,000 मिल सकते हैं. तो मंथली काउंट कीजिए 10,400 के स्टॉप लॉस के साथ. सो हेवल्स और मारुति आके हमारे ठीक है. ओके, आपके दो स्टॉक्स हमारे सामने आ गए. लार्ज कैप ज्यादा दिख रहे हैं आपको एक्सपर्ट्स के रडार पर. वैशाली, आपने कौन से स्टॉक्स पिक किए आज? तो एक तो ONGC मुझे सही लग रहा है, 202 पे क्लोज हुआ है. सो 193 के स्टॉप लॉस के साथ एक पोजिशनल ट्रेड रहेगा 215. दूसरा है मुझे फेडरल बैंक अभी भी सही लग रहा है बिकॉज आफ्टर अ गुड करेक्टिव मूव ये एक मोमेंटम में आया है. सो 150 के स्टॉप लॉस के साथ 160 162 के ट्रेडिंग टारगेट है. और तीसरा मैं मिड कैप में चूज करूंगी, जो कल भी हमने रिकमेंड किया है बट आई स्टिल फील अपसाइड पोटेंशियल काफी है. वो है GSFC. वी सॉ गुड रन अप. कल हमने बहुत ही अच्छा एक अपवर्ड मूव देखा. तो थोड़े डिप में जरूर बाय करिए. प्राइस इज 215. तो मेरा मानना है थोड़ा रिट्रेसमेंट हो सकता है. 210 के आसपास खरीदा जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 200 फॉर टारगेट 230. ठीक है. GSFC आपने लिया है, केमिकल स्पेस है, 230 तक का टारगेट. उसके अलावा जो दूसरे स्टॉक्स हैं वैशाली का, एक तो GSFC और दूसरा है फेडरल बैंक. बैंक्स में अच्छी तेजी, मिड कैप स्मॉल कैप से बैंक, और किरण ने लार्ज कैप में मारुति सुजुकी लिया है और साथ ही लिया है हेवल्स. हेवल्स का स्टॉक काफी दिनों बाद दिख रहा है. 1310 का 1340 तक का उन्होंने टारगेट दिया है. छोटा ही टारगेट है लेकिन स्टॉप लॉस भी साथ में 1290 का दिया. तो 4 कॉल्स हमारे एक्सपर्ट्स की आ गई हैं. कुछ और स्टॉक्स भी डिस्कस करेंगे और इनफैक्ट हमारे साथ दिग्गज वॉइस भी होगी. लेकिन पहले एक बार क्विकली आज के सारे स्टॉक्स से न्यूज समझ लेते हैं शरद से. शरद, बताएं. जी बिल्कुल, सबसे पहला स्टॉक रहेगा होनासा कंज्यूमर, और यहाँ पे आज जो है ब्लॉक डील एक्सपेक्टेड है. देखा जाए तो जो पी फर्म है फायर वेंचर्स, यहाँ पे लगभग 2% स्टेक की बिकवाली कर सकते हैं, जिसका वैल्यू 230 करोड़ का है. जो फ्लो प्राइस है वो 4% तक के डिस्काउंट पे आ सकते हैं करंट मार्केट प्राइस से. HCL टेक भी फोकस में रहने वाला है. उनके जो जेवी पार्टनर है स्टेट स्ट्रीट, यूके की आर्म के जो है उनके ही स्टेक को अक्वायर करने वाले हैं और इसमें $170 मिलियन का कंसिडरेशन मिलेगा. अगर ओवरऑल साइज़ के हिसाब से बोले तो इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि ये जो जेवी है रफली 1% जो टोटल रेवेन्यू को कंट्रीब्यूट करता है कंपनी का.
तीसरा स्टॉक रहेगा मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, और ये लार्जली नोन था, लेकिन ये इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आया इवनिंग में, जहाँ पे अनलजीत सिंह जो है, जो चेयरमैन है आम मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के, वहाँ पे उन्होंने इस्तीफ़ा दिया अपने पद से और वो रिटायर करने वाले हैं एज अ चेयरमैन। एक्सिस बैंक के नॉमिनी राजीव आनंद जो है उनका जगह लेने वाले हैं। चौथा स्टॉक फोकस में जो रहेगा वो है नवंबर के अपडेट में महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज। यहाँ पे मिले जुले नतीजे देखने मिले नवंबर में, और यहाँ पे देखा जाए तो जो ओवरऑल डिसबर्समेंट है वो लगभग 16% का ग्रोथ दिखाई, और कलेक्शन एफिशिएंसी है वो थोड़ी सी कम हुई है। हालांकि एसेट क्वालिटी जो है स्टेबल रही है। कैम्स में बड़ा डील हुआ था वाबक पिंकस का, जहाँ पे उन्होंने एग्जिट लिया था, लेकिन जो अब्जॉर्प्शन आई है वहाँ पे बड़े दिग्गज प्लेयर जैसे कि अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली ने जो है अब्जॉर्प्शन किया है और बाई किया है। 361 वेल्थ में भी जो है प्रमोटर्स की 3% की बिकवाली हुई, और वहीं ICICI प्रू म्यूचुअल फंड ने 1% स्टेक लिया। गुलशन पॉलीपॉल्स इंपॉर्टेंट रहने वाला है स्टॉक स्मॉल कैप का, यहाँ पे उनको 570 करोड़ का ऑर्डर आया इथेनॉल सप्लाई का ऑयल मार्केटिंग कंपनीज द्वारा। शीला फोम ने भी कहा कि जो हाल ही में जो उन्होंने करलॉन को अक्वायर किया था, उन कंपनी के जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है उन्होंने रेजिग्नेशन दिया। और आखिरी स्टॉक जो फोकस में रहेगा वो है जुपिटर वैगन्स। 403 करोड़ का QIP ख़त्म हो गया है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट एलोटीज़ का नाम आया है उसमें शामिल है सोसाइटी जनरल, HSBC म्यूचुअल फंड, बंधन म्यूचुअल फंड और कॉप्टॉल इन्वेस्टमेंट्स मॉरिशस। इस सारी जानकारी के लिए, सारे स्टॉक्स के लिए, लेकिन समय हो चुका है अब एक बहुत खास मेहमान को अपने शो में शामिल करने का। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हीलियोस कैपिटल के समीर अरोड़ा। इस समय वो ट्रैवल कर रहे हैं दुबई से, बहुत सुबह सुबह उठ के हमारे साथ जुड़ रहे हैं ताकि अपना व्यू शेयर कर सके। क्या बात है, क्या शानदार मुस्कुराहट के साथ आपने बातचीत की शुरुआत कर रहे हैं समीर। जब मार्केट पोर्टफोलियो बल्ले बल्ले कर रहा है आपका, तो HDFC बैंक 10% चल रहा है, तो इतनी बड़ी मुस्कुराहट तो आएगी। सुबह सुबह खुशी के देख ही रहे ओवरनाइट US में भी देखे अगर HDFC बैंक को। नहीं जी, बढ़िया चल रहा है सब। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा ये बताइए, मैं आपसे स्टॉक्स कौन से खरीदने चाहिए बेचने चाहिए नहीं पूछूंगा, बट इतना तो बताइए, कर आपके पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स मिनिमम 5% के ऊपर थे? ये जी मैंने देखा ही नहीं है, बट ओवरऑल कोई 2.2 या 2.25% अप था, तो कहीं नहीं चले होंगे, इसका मतलब है 5% के ऊपर। बिल्कुल 2.5% आपके साइज ऑफ पोर्टफोलियो में एक दिन में NAV बढ़े और अपवर्ड बायस है, तो फिर दिक्कत की क्या बात है। हम तो मार्केट को बीट करना होता है, मार्केट को 1.6 थी शायद, इफ आई रिमेंबर, पता नहीं, बट ब्रॉडली कहने का मतलब है ऐसे एक दिन का गेम नहीं खेलना। तभी वो जो एक एक दिन के गेम में फिर जब गिरेगी एक दिन मार्केट, फिर हम उस दिन दुखी तो ना हो जाएंगे, हम उस दिन भी कहेंगे ठीक है जी, महीना अच्छा चला गया, ये साल अच्छा चला गया, ऐसी चलती है लाइफ। रेफरेंस के लिए पूछा था, एक बहुत ही शानदार दिन था इसलिए। लेकिन अब हम थोड़ा लॉन्ग टर्म बात करें। बाजार जिस हिसाब से सारे आपको अपने US के कुछ इंडिकेटर्स का हवाला दिया, जिस हिसाब से बदलाव आ रहा है एनवायरनमेंट में, क्रूड नीचे है, रेट कट की बातें शुरू हो गई हैं, नेक्स्ट 6 से 12 महीने का आउटलुक इंडियन मार्केट्स का कैसा नजर आता है अब ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बीच? हम तो इससे पहले भी बोल रहे थे कि नेक्स्ट 6 महीने 12 महीने का बहुत अच्छा वो है, सिंपली बिकॉज लोगों को ये फीलिंग है कि उन्होंने लास्ट 2 इयर्स में इंडियन मार्केट में मिस कर दिया। मैं फॉरेन इन्वेस्टर की बात कर, और मैं फॉरेन इन्वेस्टर्स को जहां भी मिला उनको बोला, मैंने कहा अब लास्ट 2 इयर्स के पहले NSE 500 के डॉलर रिटर्न तो देख लीजिए, कुछ भी नहीं थे। फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर NSE 500 in dollar terms was down, I think 7% down या 6% डाउन, क्योंकि 4% मार्केट बढ़ी थी रुपीज में और 10% करेंसी डिप्रिशिएट हो गई। और इस साल मार्केट अब है करीब 14, कल से पहले, आज से पहले करीब अब थी 12-13% या 14%। सो 2 सालों में मतलब 21 महीनों में ले लें, कुछ भी नहीं है, 8-10% बढ़ी थी। सो फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए आना बहुत आसान काम है। वो फिर भी डिले कर रहे होते हैं, बिकॉज हर आदमी कहता है कि मैंने ना चाइना में इन्वेस्ट किया, मेरा दुखी तो हूं लेकिन निकलूं कैसे, कैसे होगा। सो एवरी डे इंडिया डज वेल, देयर इज प्रेशर फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट, जो जनरली हिस्टोरिकली भी इन्वेस्ट करते थे, ये नहीं है कि आज पहली बार उन्होंने आना है। लेकिन बीच में बिकॉज लास्ट ईयर काफी सेलिंग हुई, तो हम सबको ये भी होता है कि अरे फॉरेन इन्वेस्टर बेचेगा कि खरीदेगा। ओवर टाइम दे विल ऑल कम इन, दे आर ऑलरेडी कमिंग इन, एंड देयरफॉर उनके आने से और इन बिटवीन लास्ट 4-5 सालों में इंडियन मार्केट के इंडियन इन्वेस्टर्स भी बड़े हो गए, तो अब वो आसानी से खरीद भी नहीं सकते। एंड अगर दोनों ग्रुप्स बाई करने लगे, जो कि नॉर्मली पहले डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का साइज ही बहुत छोटा होता था, और 22 और 21 एंड में फॉरेन इन्वेस्टर्स ने काफी सेलिंग की, तो अभी वो इन्वायरमेंट ही नहीं मिला था जिसमें दोनों को इंटरेस्ट हो खरीदने में। और अब वो
समवेयर अराउंड द कॉर्नर है या हो चुका है शुरू। तो इसलिए नेक्स्ट 6-12 मंथ बड़े अच्छे हैं, ए बिकॉज इंडिया इज डूइंग वेल। इंडिया की पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी अगर जो थी, आप सबको पता है कि इंडिया में हमारे हिसाब से कोई नहीं थी, बट चलो लोगों को वो भी बिलीव करने दो। एंड साथ में चाइना से दुखी, ये कॉम्बिनेशन है जी मार्केट का। चाइना से दुखी होना इज ऑल्सो की पार्ट ऑफ द स्टोरी बाय द वे, सम 30-40% ऑफ फॉरेन फ्लोज। एक क्विक फॉलो अप, आपने ये जो बात बोली चाइना वाली, हम लोग काफी सुन रहे हैं इसका हवाला, और कुछ रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए चाइना की अपील बहुत तेजी से गिरती जा रही है। तो क्या वो पैसा निकल के हमारे यहाँ आएगा नेक्स्ट 6-8 महीने में? ये उम्मीद करनी चाहिए। ये मेरे को लगता है नियरली पक्का है, बट निकल के आने को नहीं करना चाहिए, दैट इज टू बिग। आप ये सोचो कि नए पैसे चाइना नहीं जाएंगे, बहुत है। मेरा मतलब है हर चीज की बुलिशनेस के लिए हमें ओवर बुलिश भी नहीं होना होता। तो सिंपल लॉजिक है कि चाइना में इंडेक्स का वेट, चाइना का इंडेक्स वेट इन द इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स है 30% और इंडिया का है 15। और उसके बाद ये दो कंट्रीज हैं, ताइवान एंड कोरिया, कोरिया एंड ताइवान, जिनका कोई 13-14% ईच है। तो चाइना से दुखी है, ये ब्लैक एंड व्हाइट में है। कैसे पता लगता है कि नॉर्मली अगर कोई बड़े फंड मैनेजर्स हैं, ब्लैक रॉक टाइप, टी रो, मतलब जो रियली बिग इंटरनेशनल फर्म्स, वो आसानी से ये नहीं बोलते हैं कि हम इस कंट्री से दुखी हैं, उस कंट्री से दुखी हैं। उनको लगता है जिंदगी भर हमें वहां बिजनेस करना है, ये करना है, या हमारे पुराने पैसे लगे हुए हैं। अब यहाँ पे इंटरव्यूज में you can see in foreign papers fund managers by name saying we don't like China, we have got burnt there, we will not invest. पहले क्या होता था, unnamed fund manager said। तो मैं कोई कॉन्फ्रेंसेस में गया, वहाँ एंडाउमेंट, यूएस एंडाउमेंट्स के हेड कॉन्फ्रेंस में स्टेज पे जाके बोल रहे हैं कि वी आर नॉट इन्वेस्टिंग इन चाइना। ये कौन बोलता था पहले? सो इफ दे डोंट इन्वेस्ट दैट 30% न्यू, 30 भी छोड़िए, आप कहो कि वो 20% डालेंगे और 10 नहीं डालेंगे, वो 10% कहां जाएंगे? हमारा वेट खाली 15% है। आप उसमें 10 में से हमें 3-4% दे दो, हमारा तो 20% ग्रोथ हो गई। ये है स्टोरी। अब ये नहीं सोचना चाहिए कि चाइना से बेच बेच के इंडिया में आएंगे। दैट इज, इफ इट हैपेंस इट विल बी टू वाइल्ड एंड वी विल वेलकम दैट। बट उसको भी मत आप सोचिए ना, हमें है कि भाई हमारे को आप पुराने से 10-20 बिलियन ज्यादा दे दो, मोर इंपॉर्टेंटली सेल मत करो, क्योंकि हमारे इंडियन इन्वेस्टर्स वैसे ही खरीद रहे हैं। तो वो कॉम्बिनेशन में सबको सारा कुछ एक ही साल में नहीं हमें चाहिए। अगर आप मुझे बोलो कि पहले साल में 50% रिटर्न ले लो और उसके बाद 5-5% रिटर्न, मुझे नहीं चाहिए। मुझे आप 15-20, 15-20, 4-5 साल दो, वो बेटर रिटर्न है। बिल्कुल समीर, तो इमर्जिंग मार्केट्स में इंडिया एज अ प्रेफर्ड ऑप्शन बन रही है, लेकिन एक चीज़ और समझना चाहेंगे, जिन स्पेसेस में अच्छी खासी तेज़ी है, लार्जली पीएसयू की अगर बात करना चाहेंगे कि अब भी ये पॉकेट फिर भी अंडरवैल्यूड रही है, क्योंकि बहुत सारे पीएमएसएस के पास ये नहीं था पीएसयू। आपको क्या लगता है, यहाँ से जिस तरह की मूव पीएसयू दिखा रहे हैं, क्या अब भी इन्हें होल्ड टाइट करके रखना चाहिए और यहाँ पर और बड़ा मोमेंटम पॉसिबल है? अब ये इंडियन इन्वेस्टर्स करा सकते हैं या आसानी से, मैं तो नहीं मानूंगा बात, बट मेरे पास भी अब 4-5 पीएसयूज हो गए हैं। वो हो ही जाता है जब मार्केट्स ऐसे चले। तो जैसे हमारे पास अब एचपीसीएल काफी है, और स्टेट बैंक तो बहुत पहले से था, और एक दो और हमने ले लिए हैं जो पोर्टफोलियो में आप देख सकते हैं। अब तो हमारे पोर्टफोलियोज भी पब्लिक हो गए इंडिया में। सो द जनरल थिंग इज दैट, मुझे लगता है कि इजियर थिंग टू से कि लार्ज कैश विल आउट परफॉर्म द रेस्ट ऑफ द मार्केट, बिकॉज फॉरेन फ्लोज कहाँ जाएंगे। वो फॉरेन फ्लोज में दे विल बी इजी फॉर देम टू से कि ये पॉकेट जो है बड़े नहीं है 1-2 सालों से या मे बी 3 साल से, एंड मिड कैप स्मॉल कैप में उनको लगेगा कि बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और पीएसयू सम ऑफ देम आर ऑलवेज चीप, तो उसमें आप कभी भी ले सकते हैं इन थियोरी। जैसे स्टेट बैंक वगैरह हमेशा बाकियों से सस्ते लगते हैं, या इवन एचपीसीएल टाइप, अगर आपको लगे पॉलिसी इश्यूज नहीं है। बाकियों में आपको देखना पड़ेगा कि इतना 5-6-8 गुना खरीद बढ़ने के बाद क्या जरूरत है लेने की। फिर भी लेंगे लोग, बिकॉज इंडियन स्पेकुलेटर्स भी बहुत हैं, इंडियन मार्केट में भी बड़े लोग हैं। पुल रन में सब आदमी सब खेलेंगे, आप उसके आगे का सोचना चाहिए थोड़ा सा। समीर, पहले तो बहुत शुक्रिया, आप समय दे रहे हैं 18 ऑफ स्वदेश को। सर, हम ये भी जानते हैं कि जो कल मार्केट के अंदर हुआ है, ये रिपीट होना कभी कभी मुश्किल भी हो जाता है, और ये बात भी जानते हैं कि शॉर्ट टर्म में पैसा बनाना थोड़ा मुश्किल है। ये आपकी बात है कि मार्केट के अंदर बने रहने की ज़रूरत है। सर, मैं इलेक्शन तक का, यानी कि नई सरकार का चयन होगा तो मई में आप नए प्रधानमंत्री देखेंगे, मैं मई तक के हिसाब से जानना चाहता हूँ, बाजार में आपको कहीं कोई बड़ा फियर तो नहीं दिख रहा ना सर? ये ग्लोबली और डोमेस्टिकली, मैं दोनों के हिसाब से पता करना चाहता हूँ, क्योंकि यहीं टिक भी गए ना सर, तब भी बहुत अच्छा रहेगा मार्केट के लिए, मार्केट गिरे नहीं।
नहीं, मार्केट गिरने का अभी तो कोई लॉजिक लगता नहीं है। एंड मोस्टली जो ये सरप्राइजेस होते हैं वो आप नॉर्मल लिस्ट बना के सरप्राइजेस आसानी से मिल नहीं पाते कि जी अब ये जो इंटरेस्ट रेट है बड़ा हाई, इससे होगा, ये उससे होगा, वो बड़ा मुश्किल है कहना। इसलिए हम 95% लॉन्ग फंड में इन्वेस्टेड होते हैं और लॉन्ग शॉर्ट में हमेशा 60-70 इन्वेस्टेड होते हैं। उसको आसानी से 40 नहीं करते और दूसरे वाले को 80 नहीं करते, बिकॉज मार्केट्स इन जनरल हैव अ टेंडेंसी टू गो अप। मार्केट्स 5-6 साल ऊपर जाती हैं, फिर 1-2 साल नीचे जाती हैं, तो आपको ये सोचना चाहिए कि इतनी क्या एक्सेस हो गई है कि वो जो 1-2 साल वाला पीरियड होता है हर 7-8 साल में, वो वाला पीरियड है कि नहीं। वो पीरियड वेरी रेयरली भी आप प्रिडिक्ट करते हो, एक्सेप्ट कि वो टाइम वाइज वो 5-6 साल बाद आया हुआ है। अगर मैं अपना देखूं 91 के बाद फिर वो 99 2000 में आ गया, फिर 2008 में आ गया, फिर बीच में नहीं आया, फिर कोविड में आ गया, लेकिन इसमें से आधी चीजें प्रिडिक्टेबल थी, आधी नहीं थी। अभी आपको पॉकेट्स ऑफ एक्सेस नहीं मिलेंगे कि आप उसको प्लान करके कर लो। ज्यादा से ज्यादा हम ये बार बार कहते हैं सब लोग कि स्मॉल कैप विल अंडर परफॉर्म को ज्यादा बढ़ गया है, ओनली बिकॉज ऑफ दिस रीजन। बट जो बाकी इश्यूज होते हैं, बाकी इवेंट्स होते हैं वर्ल्ड में, वो तो आपसे प्रिडिक्ट होने नहीं, लेकिन उनको बियॉन्ड अ पॉइंट आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ज्यादा से ज्यादा जो हमारा नया स्टाइल हो गया है कि आप प्रिडिक्ट करने की कोशिश मत करो, आप उसके बाद रिएक्ट फास्ट करो, बिकॉज सम ऑफ दीज थिंग्स नेवर हैपन। हम सोचिए वॉर में कोई तीसरा प्लेयर आ जाएगा, ईरान आ जाएगा, ये हो जाएगा, चाइना में ताइवान में स्टोरी हो जाएगी, पता ही नहीं किसी को होगी कि नहीं होगी। और रोज तो हम प्रे करते हैं कि ना हो, लेकिन अगर हो तो स्टोरी नहीं सुनानी कि ये ना बड़ा अच्छा है वर्ल्ड के लिए, क्योंकि लास्ट टाइम जो वॉर हुई थी ना 10 साल में लोग भूल गए थे, ऐसे नहीं करते। बस ये फर्क है। ये बहुत अच्छी बात बोली आपने कि फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने का और स्पेशली ये मैक्रो जियोपॉलिटिकल इवेंट्स को प्रिडिक्ट करने की बजाय आप पैनी नजर बना के रखें। जब आपको संकेत दिखने लगे और चीजें डेवलप हो तब आप रिएक्ट फास्ट करिए। मैं फास्ट करें, और अगर वो गलत भी हो गया तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आपने वो न्यूज देख के किया। जैसे हमने लास्ट ईयर यूक्रेन वॉर के बाद किया था, 10% कम किया। वो मार्केट, हमें कोई फायदा नहीं हुआ लेकिन ज्यादा नुकसान भी नहीं हुआ, क्योंकि वो मार्केट बढ़ी भी नहीं और गिरी भी नहीं लास्ट ईयर। फेयर पॉइंट। सो बट हमारा होगा कि चलो जी हमने रिएक्ट कर लिया, हमें लग रहा था गलत है, वो नहीं हुआ तो नहीं हुआ। एक बार मैंने डीमॉन के बाद थोड़े शेयर बेचे थे, वो 1-2 महीने में पता लगा दैट द म्यूचुअल फंड वगैरह के पास पैसे आ गए, उन्होंने वापस मार्केट में डाल दिए हैं। तो वो लोग उस वक्त की इकोनॉमी को नहीं देख रहे हैं, वो डिस्काउंट कर रहे हैं कि चलो फ्लोज आ गए हैं। हमने भी 2 महीने बाद वापस वो 10-15% वापस ले लिए, उसमें चले गए होंगे 1-2% हमारे कॉस्ट में। क्या हो गया फिर लाइफ में? अपनी तरफ से अपनी इंश्योरेंस ली थी, वो इंश्योरेंस की जरूरत नहीं पड़ी, विच इज ऑल्सो वेरी गुड। हम ये भी नहीं चाहते कि हम अगर 10% बेचें तो सडनली सारा वर्ल्ड क्रैश हो जाएगी क्योंकि हमने 10% बेचे हैं। समीर, एक आखिरी सवाल आपसे कि अभी यहां से कहां पे आपको वैल्यू दिख रही है? अगर मैं लार्ज कैप यूनिवर्स की बात करूं, ये कुछ प्राइवेट बैंक्स, आईसीआईसीआई, आपका वैल्यू इन लार्ज कैप पूछते हैं, क्योंकि मेरा पोर्टफोलियो फाइनेंशियल्स में है जो साढ़े 3 साल से चले नहीं है, 2-3 साल से जी। एंड अगर आप इंडेक्स में लार्ज कैप्स में देखें तो देयर आर 3 लार्ज कैप ग्रुप्स। वन इज लार्ज कैप आईटी, वन इज लार्ज कैप फाइनेंशियल एंड वन इज लार्ज कैप कंज्यूमर। आप देख लो, लार्ज कैप आईटी का तो कोई चांस ज्यादा है नहीं, लार्ज कैप कंज्यूमर वैसे बड़े महंगे होते हैं, और लार्ज कैप फाइनेंशियल बेचारे ग्रोथ भी अच्छी कर रहे हैं और 2-3 साल से चले भी नहीं है। और इट इज इजी फॉर एनी इन्वेस्टर, particularly foreign investors जो नए आएंगे, for them to buy those stocks, because एक तो इंडेक्स के बड़े पार्ट हैं। अब आप अंडर वेट करो, ओवर वेट करो, बात की बात है, लेकिन आपको बिलियंस ऑफ डॉलर और ये स्टॉक तो खरीदने पड़ेंगे ना। आप कम ले लोगे ज्यादा से ज्यादा, तो वो बिलियन ऑफ डॉलर में हमारे को इंटरेस्ट है। हमें नहीं इंटरेस्ट कि वो फॉरेन इन्वेस्टर्स को ओवरवेट कर रहा है कि अंडरवेट कर रहा है। एंड सेकंड इज, हमें पता है कि उनके नंबर्स वगैरह अच्छे हैं, उनकी ग्रोथ अच्छी है, उनकी साइकिल अच्छी है, और हमें ये पता है कि वो 2-3 साल से चले नहीं है। इजी टू बाय। समीर, आज हमसे बात करने के लिए बहुत ही अप्रिशिएट करते हैं कि आप सुबह सुबह जल्दी उठ के भी हमसे बात करने के लिए तैयार हुए। बहुत बहुत शुक्रिया। आप ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। हैव अ गुड ट्रिप इन दुबई। थैंक यू। थैंक्स बाय। चलिए, वैशाली पारिक, किरण जानी और विनोद मोदी हमारे साथ हैं, पेशेंटली हमारे साथ वेट कर रही हैं। हम हमसे ढेर सारे ट्रेडिंग आइडियाज डिस्कस करेंगे। आपका धन्यवाद। अभी आपने सुन ही लिया, आप फटाफट से एक काम और करते हैं, जरा ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स भी चेक करवा लेते हैं। विमाक्षी हमारे साथ है जिन्होंने सारी इसको कंपाइल किया। विमाक्षी, गुड मॉर्निंग, बताएं आज की रिपोर्ट्स। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम HCL टेक के साथ। हम देख रहे हैं कि कंपनी ने स्टेट स्ट्रीट के साथ जो जेवी था उसमें डाइवेस्टमेंट अनाउंस किया है, और इसी पर ब्रोकरेजेस की तरफ से रिपोर्ट आ रही है। ब्रोकरेजेस हाईलाइट कर रहे हैं कि ये
ये ट्रांजैक्शन का ज़्यादा इम्पैक्ट FY24 के रेवेन्यू गाइडेंस पर नहीं नज़र आएगा। FY25 का इनफैक्ट मॉर्गन स्टैनली कह रहे हैं कि ये जो इम्पैक्ट है ट्रांजैक्शन का वो सिर्फ 0.7% रेवेन्यू पर रहेगा और इसी के चलते मॉर्गन स्टैनली ने अपनी ओवरवेट की राय को बरकरार रखा है HCL टेक पर। हालांकि नोम्यूरा का कहना है कि डाइवेस्चर के बाद HCL टेक करीब $97 मिलियन या 80 बेसिस पॉइंट्स ऑफ करंट रेवेन्यूज लूज कर सकता है। और अगर हम देखें तो ट्रांजैक्शन सिर्फ BPO कॉन्ट्रैक्ट को इम्पैक्ट कर रहा है। स्टेट स्ट्रीट कंपनी के लिए अभी भी टॉप 15 क्लाइंट्स में शामिल रहेगी। तो ओवरऑल नोम्यूरा ने HCL टेक पर अपनी न्यूट्रल की राय को बरकरार रखा है। इसके अलावा M&M फाइनेंशियल्स की तरफ से मंथली बिजनेस अपडेट आया है नवंबर महीने और ब्रोकरेजेस का कहना है लार्जली मॉर्गन स्टैनली कह रहे हैं कि नंबर्स थोड़े से स्लगिश नजर आए हैं। डिस्बर्समेंट ग्रोथ हालांकि अनुमान के मुताबिक आई है, मगर यहाँ से अगर डिस्बर्समेंट ग्रोथ पिकअप नहीं होती है तो AUM फोरकास्ट पर थोड़ा सा इम्पैक्ट ज़रूर नज़र आ सकता है। कलेक्शन एफिशिएंसी थोड़ी सी गिर चुकी है ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस, मगर एसेट क्वालिटी रेंज बाउंड रही है। तो इसी के चलते मॉर्गन स्टैनली ने M&M फाइनेंशियल्स पर अपनी इक्वल वेट की राय को बरकरार रखा है। इसके अलावा गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स पर भी फोकस करेंगे। इनक्रेड का कहना है कि LIPF6 का जो एक्सपेंशन प्रोजेक्ट है कंपनी इसमें सिंगल डिजिट ROCE भी जनरेट नहीं कर पाएगी। HFC के सेल्स जो है वो स्लो डाउन हो रहे हैं और PFA के जो सेल्स है यहाँ पर रेगुलेटरी हेडविंड्स नज़र आ रहे हैं। इनफैक्ट उनका कहना है कि कंपनी 30% EBITDA मार्जिन FY25 तक अचीव नहीं कर पाएगी और इसी के चलते इनक्रेड ने गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स पर अपनी रिड्यूस की राय को बरकरार रखा है। और आखिर में हम फोकस करेंगे यूरेका फोर्ब्स पर। नोम्यूरा की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और ये हाईलाइट कर रहे हैं कि कंपनी वाटर प्यूरिफायर्स में अच्छी ग्रोथ दिखा सकती है। कैटलिस्ट है काफ़ी सारे ग्रोथ को ड्राइव करने के लिए और प्रोडक्ट सर्विसिंग की जो अपॉर्चुनिटी है इसके एड्रेस करने के लिए। और उनका कहना है कि जो प्रोडक्ट सर्विसिंग की जो अपॉर्चुनिटी है ये काफ़ी बड़ी है और इनफैक्ट वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कंपनी का प्रदर्शन मीडियम टर्म में काफ़ी अच्छा रहेगा, मगर करंट वैल्यूएशंस ऑलरेडी ये रिकवरी को फैक्टर इन कर रहे हैं, जिसके चलते नोम्यूरा ने यूरेका फोर्ब्स पर अपनी न्यूट्रल की राय के साथ कवरेज शुरू की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैशाली, किरण और विनोद हमारे साथ जुड़े हैं। विनोद, मैं आपसे प्राइवेट बैंक्स का जो कल डिलीवरी डेटा दिखाई दिया, ICICI बैंक की बात करें, HDFC बैंक की बात करें, 2-2 हज़ार करोड़ की बाइंग हो रही है ऐसे कुछ बड़े इंडेक्स के नामों में। वो मैं डेटा भी लेके आऊँगा स्क्रीन पे आपको। इसमें अंडर परफॉर्मिंग बैंक ये देखिए, HDFC बैंक में कल 3,200 करोड़ की बाइंग हुई, RIL में 2,600 करोड़, ICICI बैंक में 2,200 करोड़, SBI में 1,000 करोड़। प्राइवेट बैंक से मैं बात कर लेता हूं, आपका पिक कौन सा रहेगा जिस हिसाब से फ्लोज आ रहे हैं इनमें? वेरी गुड मॉर्निंग अजय जी एंड टीम। डेफिनेटली मैं कल का फ्लो को देख करके प्राइवेट बैंक्स में ज्यादा सरप्राइज नहीं हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से ये प्राइवेट बैंक्स अंडर परफॉर्म किए हैं और जो वैल्यूएशन है, अगर मैं HDFC बैंक की बात करूँ, ICICI बैंक की बात करूँ, तो ये सब 2x FY24 का बुक पे ट्रेड करे, जो काफी अट्रैक्टिव मेरे हिसाब से माना जाना चाहिए। एट द सेम टाइम जो क्रेडिट ग्रोथ जो हम लोग ट्रेंड देख रहे हैं डबल डिजिट, वो सस्टेन करेगी। एंड जो कंपनियों में जो फोकस है, खासकर अगर HDFC बैंक की मैं बात करूँ, तो HDFC बैंक अगर लास्ट 5 सालों में देखो तो ये अकेला बैंक था जिन्होंने लायबिलिटी साइड में काफी फोकस की, लायबिलिटी फ्रेंचाइजी पे इन्होंने कंसिस्टेंटली ब्रांचेस बनाए, जिसका फायदा मुझे लगता है कि आने वाले क्वार्टर्स में और सालों में HDFC बैंक को मिलने वाली है। राइट, तो एज ऑफ ना हमारा मानना ये है कि बैंकिंग सेक्टर, खासकर प्राइवेट बैंक, जो वैल्यूएशन वाइज अंडर परफॉर्मेंस के बाद काफी अट्रैक्टिव हो चुका है, इसमें इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट रहेगा। और जहां तक एसेट क्वालिटी का बात है, आई थिंक एसेट क्वालिटी में मुझे किसी प्रकार का कंसर्न नहीं दिख रहा है। क्रेडिट कॉस्ट इसके कम रहेंगे, जिसके वजह से प्रॉफिट में निरंतर डबल डिजिट का ग्रोथ हमें लगता है कि दिखता रहना चाहिए। ये हाँ, एनआई में थोड़ा बहुत कॉम्प्रेशन आ सकता है बिकॉज ऑफ अनसिक्योर्ड में जो थोड़ा सा रिस्क कैपिटल बढ़ाया है, बट मुझे नहीं लगता है कि वो 5-10 और एट मैक्स 15 बिप से ज्यादा होगा। बट एट द सेम टाइम जिस हिसाब से कंपनियों ने अदर अनसिक्योर्ड प्रोडक्ट्स में फोकस किया, हाई यील्डिंग सेगमेंट में फोकस किया, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो एनआईए को बहुत ज्यादा ड्रॉप होने नहीं जाएगा। तो कुल मिलाकर प्राइवेट बैंक में नो डाउट बहुत अच्छा व्यू बन रहा है, वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से भी, ओवरऑल ग्रोथ पर्सपेक्टिव से। तो मेरा व्यू ये तीनों बैंक में काफी पॉजिटिव रहेगा, एक्सिस बैंक, HDFC एंड ICICI बैंक। वैशाली, अदानी ग्रुप स्टॉक्स, कल सारे अदानी ग्रुप स्टॉक्स लेके आइए डाक्टर साहब, अगर आप अदानी ग्रुप स्टॉक्स को पूरा एक साथ एक प्लेट पे दिखा सकें। 6-7% की बाइंग देखी, लेकिन मैं आपसे जिस बारे में करूंगा वो सबसे बड़ी कंपनी है अदानी ग्रुप की, और बहुत सारे अलग अलग बिजनेसेस उसके अंदर है। अदानी एंटरप्राइजेस डिलीवरी डेटा बता रहा है कि वहां पर भी काम हुआ है तगड़ा।
अदानी एंटरप्राइजेस, ये देखिए, अंबुजा सीमेंट, अदानी ग्रीन, अदानी एंटरप्राइजेस, ये 100 एवरेज का परसेंटेज है। रुपीस करोड़ टर्म्स में अगर हम देखें तो भी बड़े नंबर्स आपको नजर आएंगे। अदानी एंटरप्राइजेस के चार्ट्स क्या कहते हैं? 7% के मूव के बाद यहां से ये बाइंग होगी। I would definitely think so. Actually, पूरे अदानी ग्रुप में कल हम देखें अच्छे से गैप अप ओपनिंग हुआ है और सस्टेन किया है. So I think अदानी ग्रुप पूरा इट इज आउट ऑफ द वुड्स. टेक्निकली मैं कहूंगी कि यस, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अदानी एंटरप्राइज कहिए या अदानी पोर्ट्स कहिए, इनफैक्ट इवन द सीमेंट काउंटर जैसे कि अंबुजा है, एसीसी है, सबने एक बड़े से लंबे से कंसोलिडेशन के बाद एक गैप अप एंड इट इज सस्टेनिंग. सो दिस टेक्निकली लुक्स वेरी फेवरेबल. मेरे ख्याल से ये लेवल्स पे जरूर ध्यान दिया जाए और बाय कर सकते हैं. ठीक है, इस बीच काफ़ी सारे स्टॉक्स और हैं. M&M पे एक बार रिकमेंडेशन ले लेते हैं. यहाँ पे M&M फाइनेंस पे इनफैक्ट एक बार M&M फाइनेंस पे आपकी रिकमेंडेशन क्या होगी किरण? एक ब्रोकरिंग हाउसेस ने उसको होल्ड की रेटिंग दी हुई है. M&M फाइनेंस की अगर हम बात करें तो डेली चार्ट के ऊपर जिस तरह से ओवरऑल एक करेक्शन फेज हमने देखा था कि ऊपर में स्टॉक 340 से करेक्ट होके नीचे में 240 तक के बॉटम बनाया. अब 240 से हम देख रहे हैं स्लोली एंड ग्रेजुअली स्टॉक हाइट ऑफ हायर बॉटम पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा है. एक वी शेप रिकवरी भी हमने इस स्टॉक के अंदर देखी है और मल्टीपल जो उसके सपोर्ट थे 270 जो रेजिस्टेंस बन चुका था उसके ऊपर सस्टेन है. तो काफी अच्छा एक सेटअप है. हमने रिसेंटली एक बुलिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न भी देखी है. तो नीचे में हमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा 263. कोई भी गिरावट आती है करंट मार्केट प्राइस से डेफिनेटली हमें लॉन्ग कर सकते हैं. और जिस तरह के ओवरऑल चार्ट है वापस से 300 तक रैली दिखा सकता है M&M फाइनेंस. तो 263 के स्टॉप लॉस के साथ बाय ऑन डिप्स की ही यहाँ पे स्ट्रेटजी रहनी चाहिए. विनोद, ये बात तो सही है कि जब एफआईज आते हैं तो बैंक और आईटी पे आते हैं, लेकिन आईटी का सिनेरियो इतना ठीक नहीं है. कल भी हमने देखा यूएस के अंदर जो टेक काउंटर्स से टिपिकली वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई है. हम ये बात मान के चलें कि बाजार इंडियन मार्केट भी डाइवर्ट हो जाएगा, यानी कि डाइवर्जेंस दिखेगा. आईटी में ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं होगी और बैंक कल बहुत तेज़ चले. तो आज आईटी अगर किसी को भी शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी हो तो सबसे पहले वो आईटी में चेक करे. क्या हम सही डायरेक्शन में सोच रहे हैं? जी हाँ डिम्पी, आई मीन जहां तक ये आईटी का सवाल है, डेफिनेटली अगर मैं आईटी और बैंकिंग की बात करूं तो मुझे लगता है कि बैंकिंग सेगमेंट को थोड़ा अपर एज रहेगा एज ऑफ नाउ. आईटी में अभी भी हमें लगता है कि थोड़ा मैक्रो पर्सपेक्टिव में डील फ्लो जिस हिसाब से हो रहे हैं, एग्जीक्यूशन फ्रंट में क्लियरली जो मैनेजमेंट का जो अगर मैं कमेंट्री समझूं लास्ट क्वार्टर का, तो मैनेजमेंट क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि उनके जो बहुत सारे क्लाइंट्स है एग्जीक्यूशन में वो सामने से डीले कर रहे हैं, जिसकी वजह से और जो एग्जीक्यूशन हो भी रही लो मार्जिन सेगमेंट में हो रही है, तो जिसकी वजह से मार्जिन प्रेशर रहा है. नो डाउट बिकॉज ऑफ आई मीन अदर फैक्टर्स, द लोअर रिट्रेंचमेंट रेट, इस सब के कारण थोड़ा मार्जिन में उसका थोड़ा इम्पैक्ट दिखेगा. बट कुल मिला के इतनी अच्छी आईटी में अभी भी सिनेरियो नहीं बन रही है. बट यस, जिस हिसाब से ओवरऑल बॉन्ड यील्ड कम हुए हैं वो आईटी सेगमेंट को मुझे लगता है कि डेफिनेटली सपोर्ट करता है ओवरऑल वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से. बट कुल मिलाकर के अगर मैं देखूं तो बिटवीन अगर मैं आईटी और ये बैंक का कंपैरिजन करूं तो आई विल नॉट से दैट आईटी को शॉर्ट करनी चाहिए. मुझे लगता है आईटी में मोर और लेस कंपेयर टू बैंक ये अंडर परफॉर्म कर सकता है ओवरऑल एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 1 और 2 क्वार्टर्स टू माय अंडरस्टैंडिंग. ओके, ठीक है. आईटी को आप फिलहाल शॉर्ट करने की राय नहीं दे रहे हैं और टेक महिंद्रा पर हम ये बात कर रहे थे. लेकिन कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं. एक स्टॉक जिसमें कल एक बड़ी मूव थी और वो स्टॉक है कैम्स का. अगर मई मंथ से ही देखें लगभग 2000 के लेवल से 900 रुपये चुका है, 2900 तक के लेवल्स पर जा चुका है. कल बड़े बायर्स आए और इसी के चलते आपको एफआईज की बाइंग फिगर भी दिख रही है, क्योंकि इसमें गोल्डमैन सैक्स, एडिया, मॉर्गन स्टैनले, ये सारे बायर्स आए सेलर के सामने थे. लेकिन कल की इस बड़ी बाइंग के बाद, बड़े प्राइस मूवमेंट के बाद, क्या आज भी एक फॉलो बाइंग का मूव बनता है? ये स्टॉक चले भी बहुत है. वैशाली, कैम्स पर क्या राय होगी? वेल, जैसे कल का हम ये मूवमेंट देख रहे हैं, इट इज ऑलरेडी इन अ गुड ट्रेंड. थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखा, 2720 का एक सपोर्ट बन रहा है और जैसे कि वॉल्यूम में भी इतना पिकअप है, मेरा मानना है ये जरूर चलेगा. इवन एज अ पोजिशनल ट्रेड इट लुक्स वेरी अट्रैक्टिव. मैं वीकली चार्ट देख रही हूँ, वीकली में भी एक ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी है और आगे जाके ये 32 3300 के टारगेट्स दिख सकते हैं. सो 2720 के सपोर्ट के साथ ये स्टॉक को एक मेरा बुलिश व्यू बनता है. ठीक है, होल्ड करने की राय रहेगी. ऊपर के लेवल्स 32 3300 तक के भी आप देखती हैं. लेकिन इस बीच
पैनल पर अब हमारे साथ रत्नेश गोयल भी बन गए, आइए उनसे भी बात करते हैं। रत्नेश, मॉर्निंग, अपने ट्रेड्स के साथ शुरुआत करें, बताएं क्या कहां पर आज बेट कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी दर्शकों को नमस्कार। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा जो आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा वो हमको बैंकिंग सेक्टर में देखने को मिलेगा, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर काफी लंबे टाइम से कंसोलिडेशन में था और कल के सत्र में काफी अच्छा एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो मुझे लगता है कि बैंकिंग सेक्टर में आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रह सकता है। तो मेरे दोनों स्टॉक्स आइडिया रहेंगे बैंकिंग सेक्टर से रहेंगे। पहले आईसीआईसीआई बैंक खरीदने की सलाह रहेगी। आईसीआईसीआई बैंक में एक रन अवे गैप हमको देखने को मिला है और ये काफी एक बुलिश सिग्नल होता है। काफी अच्छी वॉल्यूम एक्टिविटी देखने को मिली कल के सत्र में। तो 980 रुपए का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह रहेगी और 1010 रुपए का इसमें टारगेट रहेगा। दूसरा जो रहेगा वो जम्मू कश्मीर बैंक में भी काफी एक लंबा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। उसके बाद में वापिस से इसमें एक ब्रेकआउट हमको देखने को मिल सकता है बहुत ही जल्दी। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक 110 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के 123 रुपए का टारगेट के लिए खरीदने की सलाह रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भसीन साहब के बेहतरीन शेयर्स डिस्कस करने का समय हो गया है और भसीन साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भसीन साहब गुड मॉर्निंग। कल का शानदार सेशन हुआ बाजार का। आपका कोटक बैंक का पिक तो काफी चल गया। अभी मैं देख रहा था डेटा कि ये इतना अंडर परफॉर्म किया हुआ है पिछले 2-3 सालों में कि कल के 5-7% चलने के बाद भी फॉर द ईयर अभी भी नेगेटिव है। अभी भी इसमें जूस बचा है आपके हिसाब से? गुड मॉर्निंग अजय, आपको, प्रियंका को और डिम्पी को, और बधाई हो। ईटी स्वदेश ने सबसे पहले ये ट्रेंड पकड़ा था और कहा भी था कि दावे से कि इंडेक्स न्यू हाई जाएगा जब सब जूझ रहे थे 18,800 पे। तो व्हाट अ मंथ एंड व्हाट अ वीक। सो सुपर्ब। और अभी तो शुरुआत है। बिल्कुल आपने सही फरमाया, अभी तो शुरुआत है। और बैंक्स में तो मैं कब से बोल रहा हूँ कि किसी दिन 2000 पॉइंट की रैली आएगी। अब भगवान ने मान ली और एक ही दिन में 1600 पॉइंट। बैंक निफ्टी इज अ नो ब्रेनर। कुछ पैसा अपने जो है ना पावर स्टॉक्स पे, पीएसयू से निकालिए और अच्छे लार्ज कैप स्टॉक्स में डालिए। आपको और बता दूं, फ्राइडे को आपको फेडरल बैंक पीएनबी दिया था, एसडब्ल्यू सोलर भी दिया था जो 2 दिन से सर्किट में है। ये शेयर का भाव आपको अगले साल 750 रुपए हो जाएगा, ये याद रखना। अभी के लिए आपके लिए 3 पिक्स हैं और मैं अभी भी सजेस्ट करता हूं टेक सम चिप्स ऑफ द टेबल इन द मिड एंड स्मॉल कैप, पर्टिकुलरली पावर। और लार्ज कैप में कंफर्ट मिल रहा है बिकॉज वहां चाहे आपको 30% की रिटर्न नहीं मिलेंगे, लेकिन यू विल स्टे इन्वेस्टेड। और आपके पास जो अंडर परफॉर्मेंस है वो आउट परफॉर्मेंस। बिकॉज रिमेंबर, जब फॉरेनर्स बाय करने आएंगे तो वो इंडेक्स के स्टॉक्स पे ज्यादा दारोमदार लगाएंगे। आप कहें तो आज मेरी 3 पिक्स हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं? जी हाँ बिल्कुल, बताइए। तो देखिए, सबसे बड़ा ये न्यू हाई जो लग रहे हैं, सबसे पहले उसमें शुरुआत हुई थी इंश्योरेंस कंपनीज। और आपने देखा एसबीआई लाइफ, आईसीआईसीआई प्रू और एचडीएफसी लाइफ। मेरा यहाँ इन्वेस्टेड एज डिस्क्लोजर एचडीएफसी लाइफ हमारा टॉप पिक है और ये न्यू हाई पे 695। लेकिन लास्ट टू लास्ट ईयर जब इसने एचडीएफसी एक्साइड की एक्विजिशन की थी, इट हिट हाई ऑफ 750। तो मुझे 735 और 750 एचडीएफसी लाइफ में दिख रहे हैं। बिजनेस इज डूइंग द बेस्ट, देयर ग्रॉस मंथली वैल्यूज आर इंक्रीजिंग और मुझे लगता है एपीई इज एन नो ब्रेनर। तो ये इंश्योरेंस इज अ वेरी वेरी गुड सेक्टर टू बी इन। आपको एक तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ दिखती है, यील्ड्स फॉल करने से ट्रेजरी इनकम बनेगी और एचडीएफसी लाइफ इज टेकिंग द केक। तो मुझे यहाँ 654 का स्टॉप लॉस, 735 750 मुझे लगता है प्रीवियस हाई ये टच करेगा 100%। दूसरा मेरा पिक है गोदरेज प्रॉपर्टी। अजय जी, सोना न्यू हाई, स्टॉक्स न्यू हाई और साथ में बिटकॉइन न्यू हाई। आप भी खुश हो, प्रियंका भी खुश है सोने से और डिप्पी भी खुश है बिटकॉइन की वजह से। तीनों चीजें इन टैंडम चल रही हैं। तो प्रॉपर्टी कैसे सस्ती मिलेगी? यहाँ पे सोना रोड के पास एसपीवी न्यू लॉन्च किया है गोदरेज ने, 20,000 रुपए स्क्वायर फुट। आप बिलीव नहीं कर सकते और अभी बुकिंग स्टार्ट हो गई है। गोदरेज इज एक्सपैंडिंग अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडिया, पर्टिकुलरली एनसीआर लाइक नो बिजनेस। और उनके पास जो डेट आप लोग बात कहते हो, इट इज बीइंग यूज्ड इन इन एक्सपेंशन। और मुझे कोई दो राय नहीं, ये वापस 2,500 जाएगा जो इसका लास्ट टू लास्ट ईयर का हाई था। तो 2100 का टारगेट है, 1865 का स्टॉप लॉस। द बेस्ट प्रॉक्सी टू राइजिंग गोल्ड एंड स्टॉक्स इज रियल एस्टेट। लास्ट बट नॉट लीस्ट एलटीटीएस। आपके पास एक क्वालिटी स्टॉक है जो आउट परफॉर्म कर रही है इन डिफेंस एंड इन अदर वर्टिकल्स। और मुझे लगता है आईटी विल नाउ बी द प्रिफर्ड चॉइस ऑफ आउट परफॉर्मेंस बिकॉज आपके पास वैल्यूएशन कंफर्ट भी है और एलटीटीएस का प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है।
So these are three pedigree names which I would go with. क्या बात है, शानदार। और शानदार बात ये भी है, आपको कैसे मालूम चला कि डिम्पी जो है बिटकॉइन के काफी ज्यादा फॉलोअर हैं क्लोजली, ये कैसे पता चला आपको? सर मैंने 1 2 3 किया था तो मैंने कहा इक्विटी आपकी है, सोना प्रियंका का है, तो बिटकॉइन मैंने डिम्पी जी को डाल दिया और 20,000 वाला 40 एक डिम्पी जी कर सकते हैं सर। नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। डिम्पी तो ब्रेकआउट फॉलो करते हैं, वो किसी भी टिक साइज में आए, किसी भी एसेट क्लास में पकड़ लेते हैं चार्ट्स पे। तो शुक्रिया वसीम साहब। 20,000 वाला 40,000 हो गया सर। डिम्पी जी बताइए। बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रत्नेश गोयल, विनोद मोदी, किरण जानी और वैशाली पारिक हमारे साथ हैं। किरण, कल टू व्हीलर स्टॉक्स में अच्छा मूव दिखा, आइशर मोटर्स पर्टिकुलरली। मुझे याद नहीं आ रहा है 7% कब मैंने आइशर को भागते हुए देखा था। और अभी 2 महीने पहले पिटाई हो रही थी कस के, ये सोच के कि हीरो और बजाज की जो बड़ी बड़ी बाइक्स आ रही हैं वो इनकी हालत खराब कर देगी, लेकिन हुआ नहीं ऐसा। इनफैक्ट एक ब्रोकरेज ने तो नोट निकाला है कहते हुए ओवर एग्जैजरेशन है बढ़ते हुए कंपटीशन की जो बात है। तो वहां से 38,000 रुपए चल गया ना, वहां से 3100-3200 का था, बहुत समय तक रेंज में रहा था। 6 महीने का चार्ट दिखाइए डायरेक्टर साहब, आपको नजर आ जाएगा। हाँ। ये देखिए 750 एक महीने में, मतलब 2 महीने में 1,000-1,200 चल गया है। अभी इस लेवल से कैसा नजर आता है आपको 4100-4200 पे किरण? तो ओवरऑल आइशर की अगर हम बात करें तो डेली चार्ट के ऊपर जो एक टाइम करेक्शन था उसको कंप्लीट करने के बाद नीचे 3200 से लेके ऊपर में आप देखोगे तो 3800 तक उसने एक फ्लैग पैटर्न बनाया था। उस फ्लैग पैटर्न के हिसाब से जो टारगेट बन रहा है वो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि 4500 तक देखने को मिल रहा है। तो डेफिनेटली 4500 तक के टारगेट्स अभी भी ओपन है, लेकिन कल जिस तरह का मूव आया था तो अभी थोड़ा चेज नहीं करना चाहिए, थोड़ा कंसोलिडेशन का टाइम दीजिए। हमने देखा था कि नवंबर महीने में भी ये स्टॉक 3700 3800 के बीच में काफी कंसोलिडेट हुआ और वो 10-15 दिन का कंसोलिडेशन पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है। तो सिमिलर वे यहाँ पे कंसोलिडेशन पैटर्न हो सकता है नीचे में 100 से लेके 4000, ये हमारा एक्यूमुलेशन जोन रहेगा। कोई भी डिप आता है 4000 तक तो हमें डेफिनेटली आइशर के अंदर बाई करना चाहिए। और यहाँ से आप टाइम होराइजन रखिए 2 से 3 महीने का, और 2 से 3 महीने में देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम ऊपर में 4500 तक के लेवल्स देख सकते हैं। और जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा बन रहा है, लेकिन 3850 का स्टॉप लॉस बन रहा है। तो बाय ऑन डिप्स की यहाँ पे सलाह रहेगी और यहाँ से कम 2 से 3 महीने अगर हम देने के लिए तैयार है तो 4500 तक के टारगेट्स देख सकते हैं। क्या बात है, 4500 तक के टारगेट आपको आइशर मोटर्स में दिखाई देते हैं। एक और स्टॉक है जिसके बारे में आज बातचीत हुई है, स्लो मूवर है और बहुत अक्सर डिस्कस नहीं होता है, लेकिन हमें डिस्कस करना ज़रूरी है ये इस समय। वो मैं डिस्कस करूँगा वैशाली के साथ, वो यूरेका फोर्ब्स। यूरेका फोर्ब्स आपको याद होगा जुबिलेंट फूड के पुराने एमडी पोटा साहब यहाँ पे अब नए एमडी बन के आए। और अगर आपने यूरेका फोर्ब्स के रिजल्ट के साथ इनका प्रेजेंटेशन जो इन्होंने दिया है वो नहीं देखा है अभी तक, तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि ये प्रेजेंटेशन एक्सचेंज पे अवेलेबल है, आप जाके देखिए। उन्होंने एक बहुत डिटेल्ड प्लान अपना बताया कैसे ये जो वाटर हाइजीन और प्योर वाटर का जो प्ले है वो बढ़ती हुई इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबिलिटी टियर 2 टियर 3 में, आपको याद होगा छोटे छोटे शहरों में पावर कट की बात होती थी, अब अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई आ रही है। और उसकी वजह से इन्होंने पूरा एक डिटेल प्लान बताया कि कैसे वो उनको फ़ायदा कर रहा है। और टियर 2 टियर 3 में अब लोग कॉन्शियस हो गए हैं। आपको याद होगा पहले सिर्फ यूरेका फोर्ब्स बड़े बड़े शहरों में लोगों के घर में यूरेका फोर्ब्स का पानी का फिल्टर लगा रहता था, अब हर घर में आ रहा है। तो ये एक नोट भी आया है आज नोमुरा का कि इनको फ़ायदा हो सकता है। बट स्टॉक 500 से 530 अभी शुरू हुआ है, मतलब अपमूव शायद इसमें बनना शुरू हुआ है, अभी बहुत फुल ब्लो आउट चाल नहीं चली है। वैशाली, अगर मैं पोजिशनल व्यू लेना चाहता हूँ देन क्या टारगेट्स लगाए नज़र आ रहे हैं आपको? देखिए बहुत फ्लैट है स्टॉक, चला नहीं है अभी, बट शायद 15-20 रुपए का मूव कुछ बनता हुआ नजर आ रहा है इसमें। एक्चुअली मैं अभी वीकली चार्ट देख रही हूँ बिकॉज डेली में तो कुछ बन ही नहीं रहा है, बट वीकली में भी मैं देख रही हूँ अच्छा सा कंसोलिडेशन है, बट वेरी स्मूथ चार्ट, ग्रेजुअल प्रोग्रेस होता है फिर वापस कंसोलिडेशन में हो रहा है। सो अब आप जो बात कर रहे हैं वॉल्यूम काफी कम है, बट एक बार वॉल्यूम में पिकअप हुए तो आई थिंक 490 के स्टॉप लॉस के साथ ये स्टॉक को जरूर कंसिडर किया जा सकता है, बिकॉज आई थिंक एक बार ये रेंज 550 के रेंज के बाहर निकले तो आई थिंक नेक्स्ट टारगेट वुड बी 590 to 600 टू स्टार्ट विद। तो ये स्टॉक टेक्निकली वेरी फेवरेबल, बट वॉल्यूम इज द क्राइटेरिया, वॉल्यूम में एक पिकअप आना चाहिए। ओके, ठीक है।
एक दो शेयर जरा और चेक करते हैं जहाँ पे टिपिकली थोड़े से ब्रेकआउट आपको अच्छे मिल रहे हैं। कल हमने आपको IFCI नोटिस करा के दिखाया था और करीब 13% वो शेयर चला, हमें लगता है वो आज भी चलेगा। तो एक बार उस शेयर को तो ज़रूर ध्यान रखना। थोड़ी देर में जब बाज़ार खुल जाएगा फिर उसके बारे में पता करेंगे, अभी नहीं। मद्रास फर्टिलाइज़र नाम की कंपनी है, मद्रास फर्ट के नाम से मिलेगी, कोड चेक कीजिएगा। रत्नेश जरा आप ही चेक कीजिए। मद्रास फर्टिलाइज़र्स के अंदर कल का जो मूव है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ये और कंटिन्यू होगा सर? पूरा फर्टिलाइजर पैक में हमको काफी अच्छी कल खरीदारी देखने को मिली, चाहे GSFC देखे, चाहे मद्रास फर्टिलाइजर देखे या RCF देखे, NFL देखे। मद्रास फर्टिलाइजर में पर्टिकुलरली काफी अच्छे एक वॉल्यूम एक्टिविटी के साथ में राउंडिंग फॉर्मेशन को देखने को मिल रहा है। ये अपने पुराने हाई से ऊपर ऑलमोस्ट निकलने वाला है, जो कि इसका 2022 का हाई था। तो उसके बाद में काफी अच्छी तेजी हमको देखने को मिलेगी। तो मुझे ऐसा लगता है जो कल के मूव आया था कंटिन्यू रह सकता है। 96 के बाद में इसमें जो तेजी बनेगी वो पोजिशनली मेरे हिसाब से 120-125 तक लेके जाएगी। तो बिल्कुल खरीदारी करना चाहिए और किसी के पास में तो 88 रुपीज के स्टॉप लॉस से ट्रेल करना चाहिए। ठीक है, एक शेयर आपको और चेक करना रत्नेश, वो भी आप ही चेक कीजिएगा। उस शेयर का नाम है CESC। क्या ये शेयर ठीक है? मैं थोड़ा पोजिशनल रखूंगा क्योंकि मैं जानता हूँ CSC एक दिन में नहीं चलेगा, थोड़ा रखना चाहता हूँ। 10% गेन के साथ ही बाहर निकलूंगा सर, जरा देख के बताइए तो। CSC में भी फॉलिंग वेज का पैटर्न का ब्रेकआउट इसमें बना था और उसके बाद में फिर कंसोलिडेशन के बाद में वापस से तेजी देखने को मिली। इसने भी अपने काफी एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद में 2021 के हाई को ब्रेक करा है और कल के सत्र में भी काफी अच्छी इसमें वापस से वॉल्यूम एक्टिविटी देखने को मिली। तो बिल्कुल इसमें पोजिशनली इसको रखना चाहिए, इसमें स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए। बहुत ज्यादा स्टॉप लॉस भी दूर का नहीं बनता है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में बनेगा। 100 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगा ले। मेरे हिसाब से ऊपर में जो टारगेट बनेंगे वो 130-150 तक के बनेंगे। ठीक है, ऊपर तक के टारगेट्स आप देख रहे हैं CESC में। जुपिटर वैगन्स को डिस्कस करते हैं। इन्होंने QIP अपना पहले अनाउंस कर दिया था, लेकिन अब वो कंप्लीट हुआ है और नाम भी सामने आया है। बड़ा वेल्थ क्रिएटर जुपिटर वैगन्स भी रहा है और QIP बायर्स में नाम अच्छे हैं, सॉकजन है, HSBC, MF है। इसके बाद क्या एक बार के लिए इसमें और फर्दर अपसाइड देखने को मिल सकता है? वैशाली, एक बार जुपिटर वैगन्स के चार्ट चेक करके बताएंगे। आई थिंक जुपिटर काफी रन आ चुका है, बट फिलहाल कुछ ट्रेंड नहीं बन रहा है। बट हाउएवर आई थिंक एक नैरो रेंज का एक ट्रेड बन सकता है 325 के स्टॉप लॉस के साथ। फिलहाल हम देखेंगे 360 to 370 का टारगेट। 360 और 370 का इमीडिएट टारगेट आप देखते हैं। हुनासा कंज्यूमर, मामाअर्थ का स्टॉक, वहां पर एक ब्लॉक डील एक्सपेक्टेड है। PE फर्म लगभग अपना 1.9% स्टेक बेच सकती है, तो क्या थोड़ा आज प्रेशर रह सकता है और ये डिस्काउंट पे होगा? एक बार आप किरण इस स्टॉक को चेक करके बताएंगे। हुनासा कंज्यूमर की अगर हम बात करें तो ओवरऑल चार्ट पैटर्न जिस तरह से दिख रहा है डेली चार्ट के ऊपर, IPO के बाद हमने एक वन वे रैली देखी थी, लेकिन पिछले 4 दिन से कंटिन्यूअसली इंट्राडे के चार्ट के हिसाब से और डेली चार्ट के हिसाब से फॉलिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है। कहीं ना कहीं जो नेक्स्ट सपोर्ट हम देख रहे हैं वो 370 का देख रहे हैं। अगर 370 ब्रेक होता है तो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि यहाँ पे एक मेजर करेक्शंस कंटिन्यू रह सकता है। तो नए खरीदारी के लिए तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन जिनके पास है वो 360 का एक स्टॉप लॉस के साथ ही होल्ड कीजिए। अगर 360 ब्रेक होता है तो मेरे हिसाब से जाना बेटर रहेगा। स्टॉक है, अभी आपको देखना जरूरी है, अभी भी ब्लॉक गिरा है उसके अंदर, वो है स्वान एनर्जी। शायद आपने इसका नाम सुना नहीं उतना ज़्यादा, लेकिन स्वान एनर्जी एक फ्लोटिंग LNG टर्मिनल ऑपरेट करती है गुजरात में। और इन्होंने रिलायंस नेवल जो एक बैंकरप्ट कंपनी हो गई थी, उनका यार्ड भी लिया है। अभी आपको याद होगा 50% चला है पिछले 3 महीने में, लेकिन अभी अभी जो ब्लॉक गिरा है उसका प्राइस भी आपके टिकर पे आ ही जाएगा। लेकिन एक चार्ट चेक कर लेते हैं। 420 का भाव है इस समय। किरण, क्या लगता है इस भाव से लेना चाहिए? क्या लेवल्स पॉसिबल है? स्वान एनर्जी की अगर हम बात करें तो पिछले कई टाइम से हमने देखा, जैसे आपने बताया कि काफी लंबे समय से एक टाइम करेक्शंस के अंदर था। हमने देखा था कि जनवरी 23 के अंदर ये स्टॉक 360 के आसपास ट्रेड कर रहा था। तब से लेके ऑलमोस्ट नवंबर तक हमने देखा कि नीचे में करेक्शन में 200 रुपीज तक जाके आया। वहां से जिस तरह का एक रिकवरी हमने देखा है कि एक बड़ा सा राउंडिंग बॉटम पैटर्न या तो पैटर्न भी इनफैक्ट हम बोल सकते हैं, और अभी फ्लैग पैटर्न बना रहा है। कहीं ना कहीं 400 के ऊपर जब तक ये लेवल्स टिका हुआ है, मेरे हिसाब से बाय ऑन डिप्स की यहाँ पे हमें स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। ओवरऑल जो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है वो 400 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। जब तक 400 का लेवल नहीं टूटता है आप डेफिनेटली कंटिन्यू कर सकते हैं। ऊपर के टारगेट जो हमें देखने को मिल रहे हैं वो कहीं ना कहीं 450 से 460 तक के दिख रहे हैं। 1000 करोड़ के आसपास का ब्लॉक हुआ है ये, और बाजार में व्यू ये कि ये पैसा जो है डिफेंस के कारोबार में लगाया जाएगा।
9 बज गए, समय हो गया है नवरत्न शेयर्स डिस्कस करने का। 9 ऐसे शेयर्स जहां पे पॉसिबल ट्रेड्स आज आपको मिल सकते हैं। आपको निफ्टी के ओपनिंग टिक्स नज़र आ रहे हैं, अभी फ्लैट टू पॉजिटिव है, थोड़ा रुक जाइए, 9-7 तक ये सेटल हो जाएगा। लेकिन हमारे साथ शरद दुबे आ चुके हैं। 9 स्टॉक्स जहां आपको पॉसिबल ट्रेड्स मिलेंगे। शरद, सबसे पहला स्टॉक रहने वाला है होनासा कंज्यूमर का। यहाँ पे आज ब्लॉक डील हो सकती है, जहाँ पे पी फर्म फायरसाइड वेंचर्स जो है वो जो है लगभग 2% स्टेक की बिकवाली कर सकती है, जिसका वैल्यू 230 करोड़ का रहेगा। ये डील 4% तक की डिस्काउंट तक हो सकती है। दूसरा स्टॉक जो फोकस में रहेगा वो है महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज। नवंबर के अपडेट जो थे लार्जली मिक्स सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं। एसेट क्वालिटी ओवरऑल लेकिन मेंटेन रहा है, लेकिन जो आप कह सकते हैं लोन की ट्रैक्शन है वो थोड़ी स्लो ज़रूर हुई है। JSW इंफ्रा भी फोकस में रहने वाला, और यहाँ पे कंपनी ने मेजॉरिटी स्टेक एक्वायर की है PNP पोर्ट करके, इसका जो एंटरप्राइज वैल्यू है 700 करोड़ का रखा गया है। अब ये डील जो एग्जीक्यूट हुई है वो उनके होली ओन नाम के थ्रू हुई है और शपोरजी पालनजी ग्रुप से जो है लिया गया है। चौथा स्टॉक जो फोकस में रहेगा वो है इंडिया एनर्जी एक्सचेंज। यहाँ पे भी मिक्स सेट ऑफ नंबर्स आ रहे हैं, जहाँ तक आपको पावर कंजम्पशन का जो है डेटा के हिसाब से देखने मिल रहा है, जहाँ पे वॉल्यूम्स 13% ऊपर है। हालांकि जो क्लियरिंग प्राइसेस है उसमें गिरावट देखने मिली है, क्योंकि जो है धीरे धीरे इसकी जो खपत हो रही है वो थोड़ी कम हो रही है, पावर यूसेज, क्योंकि मंथ के जो है हाई बेस मंथ ऑन मंथ में देखा गया था। पांचवा स्टॉक फोकस में रहेगा कैम्स, और कल बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लो था कि वॉर्बर्ग पिंकस ने जो है कंप्लीट एग्जिट ले लिया 19% से ज़्यादा स्टेक की बिकवाली करके। और जो अब्जॉर्प्शन हुई है जहाँ पे कि FIs आए वहाँ इंक्लूड करते हैं अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली और दिग्गज DI इन्वेस्टर्स। सिक्स्थ स्टॉक जो फोकस में रहेगा वो है गुलशन पॉलीऑल्स। ये स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लो आ रही है, लगभग 570 करोड़ का इनको इथेनॉल का ऑर्डर आया है, और ये सारे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है उनसे मिला है, तो इन स्टॉक्स पे ज़रूर नज़र रखिएगा। और जो सातवां स्टॉक है वो है जुपिटर वैगन्स। लगभग 403 करोड़ का QIP खत्म हुआ है, क्लोज हुआ है, और यहाँ पे जो की बायर्स आते हैं वो इंक्लूड करते हैं आपके सोसाइटी जनरल, HSBC म्यूचुअल फंड और बंधन म्यूचुअल फंड। आठवां स्टॉक जो फोकस में रहेगा वो है हमारा बिग बोल्ड ब्रोकरेज, वो रहने वाला यूरेका फॉर्ब्स। यहाँ पे नोमुरा की रिपोर्ट आई है, पे इनिशिएट किया है न्यूट्रल रेटिंग के साथ, और टारगेट प्राइस रखा है 568 रुपीज़ पर शेयर का। और इम्पॉर्टेंटली जो रेवेन्यू और EPS CAGR एक्सपेक्टेड है वो 12% और 52% एक्सपेक्टेड है अगले 3 साल में। और इसके अलावा जो खबर वाले शेयर्स पे जो फोकस करें तो वो जो है फोकस में रहने वाला हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी। यहाँ पे उनके जो B80 करके एक वेल है उसकी ऑपरेशंस रीस्टार्ट हो सकती है अर्ली 2024 में, और कंपनी ने ऑलरेडी बेकर ह्यूज करके एक बड़ी ग्लोबल ऑफशोर ऑयल सर्विसेज कंपनी है, उनको वो हायर किए हैं ताकि ये प्रोडक्शन रिलेटेड इश्यूज कंप्लीट हो पाएँ। तो ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स आ रही है, और ये 9 स्टॉक्स आपके आज रडार में होने चाहिए। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया इन सारे स्टॉक्स के लिए। प्रियंका, किसी स्टॉक पे आपकी नज़र है इनमें से? कई सारे स्टॉक्स हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं, शरद बता के गए, लेकिन एक और चीज़ मैं देख रही थी, आज शरद ने सुबह भेजा भी था कि जेफरीज इंडिया ने इलेक्ट्रिकल और ड्यूरेबल चैनल टेक पे एक रिपोर्ट, एक नोट भेजा है, और उस नोट को इशू करने में उन्होंने कहा है कि जो दिल्ली NCR में और ऑफ कोर्स AC प्योरीफायर्स, इनके कारण पोल्यूशन कंसर्न के कारण इनकी सेल्स भी बढ़ी है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट साथ ही उन्होंने वायर्स एंड केबल्स के ले दिया, और वो ये था कि पॉलीकैप और फिनोलेक्स केबल्स, इन्हें फ़ायदा मिलेगा। कल आपको याद होगा, कल भी पॉलीकैप में ब्लैक रॉक ने एक लास्ट वीक स्टेक बाय किया, तो ये ऑलरेडी कैपेक्स बेनिफिशियरी हैं ये, और ये अभी भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में स्टॉक्स बने हुए हैं। हालांकि ये बात सच है कि पॉलीकैप बहुत शानदार कंपनी है, मैं एकदम इसमें कोई मुझे संदेह नहीं है, बिल्कुल, लेकिन 5500 के आसपास पर वैल्यूएशन, और देखिए इस समय बुल मार्केट में पता है आपको, भयंकर प्रचंड बुल मार्केट में भी लोगों के पैसा नुकसान होता है। राइट, अगर आपने एंट्री पॉइंट करेक्ट सही नहीं चूज किया तो पॉलीकैप गिरावट पे अच्छे फॉल्स में मिलता है, ये बाय द वे मिलता है, ऐसा नहीं है कि ये आपको 5-5% ऊपर ही है, आए दिन बाजार में ऊपर नीचे उतार चढ़ाव में आपको 300-400 रुपए नीचे मिलेगा, तब देखना चाहिए। हाँ। लेकिन आगे बढ़ते हैं, कुछ और स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। PSU स्टॉक्स बाजार की शान बन गए पिछले कुछ दिनों से, आपने देखा होगा, क्योंकि वहां पे लोगों को लग रहा है मोदी ट्रेड, PSU ट्रेड, एफिशिएंसी बढ़ रही है और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है। कौन से ऐसे PSUs जो अभी भी सस्ते हैं, हमने कुछ डेटा निकाला है और हम PSUs के वैल्यूएशन चेक ले रहे हैं, वो PSUs जो अपने अभी एवरेज से नीचे चल रहे हैं।
डायरेक्टर साहब वैल्यूएशंस लेके आइए पीएसयूज के, ये तो ऑलरेडी रिटर्न्स हैं जो ऑलरेडी बना चुके हैं, लेकिन ये चलने के बाद भी कौन से ऐसे बीपीसीएल 5 साल का एवरेज 9 टाइम्स अभी 6.5 पे मिल रहा है, एचपीसीएल 6 टाइम एवरेज है 5 पे मिल रहा है, आईओसी 6.5 टाइम 5 ईयर एवरेज है 6 के नीचे मिल रहा है अभी भी, गुजरात गैस, कॉन्कोर, आईआरसीटीसी, विनोद, इन सारे पीएसयूज के जो हमने नाम लिए, अभी कुछ और भी आएंगे, कौन सा ऐसा पीएसयू स्टॉक्स है जहां पे बेट कर सकते हैं जो वैल्यूएशन कंफर्ट दे रहे हैं अभी भी, यहां से भी, इन लेवल से भी? जी डेफिनेटली पीएसयू स्टॉक्स ऑफ लेट इन्वेस्टर्स के रडार में रहे हैं और मुझे लगता है ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगी आने वाले महीनों में। एंड रीजन इज क्वाइट सिंपल, मेरे ख्याल से दो चीज तो क्लियर कट निकल के आ रही। एक चीज है जो फाइनेंशियल सर्विसेज जो हम लोग देख रहे हैं वहां पर सस्टेनेबल ग्रोथ दिखती है, राइट। फाइनेंशियल सर्विसेज प्लस रिन्यूएबल एनर्जी जो गवर्नमेंट का कंसिस्टेंट फोकस रहेगा, तो ये दोनों चीज को अगर मिला दे तो हमें लगता है कि गवर्नमेंट में जो पीएसयू कंपनी साइड में एसबीआई के अलावा ये जो पीएफसी और आरएससी स्पेस है जहां वैल्यूएशन इतने चलने के बाद भी लगभग 1-1.25 का बीच में अवेलेबल है, मुझे लगता है ये भी कंफर्टेबल वैल्यूएशन अभी भी है। और जिस हिसाब की ग्रोथ अपॉर्चुनिटी जो दिख रही है, लगभग अगर कॉल को अगर मैं सुनूं तो लगभग मैनेजमेंट ने खुद बोला है कि 15 लाख और 15 से 20 लाख करोड़ की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे इस सेगमेंट में निकल के आ रही है आने वाले 5 से 7 सालों में, तो वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और 25% का मार्केट शेयर है पीएफसी का ये रिन्यूएबल सेगमेंट में, तो मुझे लगता है बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है और जिसकी वजह से ग्रोथ सस्टेन करेगा। वैल्यूएशन 1 से 1.25 के बीच में मुझे लगता है रीजनेबल है। दूसरे साइड में अगर मैं देखे एक जो रिसेंट में जो डेवलपमेंट निकल के गवर्नमेंट भी बताई है कि एटलीस्ट 82 गीगावाट की थर्मल पावर कैपेसिटी रिक्वायर्ड है टू सस्टेन द एनर्जी डिमांड फॉर कमिंग ईयर। तो नेक्स्ट 5 साल में अगर 82 गीगावाट की कैपेसिटी आती है तो ये चीज क्लियर है कि कोल का डिमांड रहेगी, जिस तो मुझे लगता है उस चीज को देखते हुए कोल इंडिया और एनटीपीसी को में फोकस होना चाहिए, जहां वैल्यूएशन से डिविडेंड यील्ड देख लें, सभी चीज मुझे लगता है काफी कंफर्टेबल है। मुझे ये 3-4 स्टॉक्स पीएसयू में अभी देखूं तो अभी के हिसाब से मुझे काफी बेहतरीन दिख रहे हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं चंदन जी, गुड मॉर्निंग। जरा बताएं आज आपकी ट्रेडिंग कॉल्स या ट्रेडिंग पिक्स कौन सी हैं? जी गुड मॉर्निंग। देखिए बाजार में एक शानदार तेजी देखने को मिली और ऐसा लग रहा है ये मोमेंटम बरकरार रहेगा। हमारा ऐसा मानना है कि अब 20,222 जो पहले लाइफ टाइम आया था वो एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा इस रैली को 21,000 21,300 तक एक्सटेंड करने के लिए। स्टॉक वाइज आप यदि बात करें तो यहाँ पे सेलेक्टिव सीपीएसई कैपिटल गुड्स थीम है वो बरकरार है, रियल एस्टेट काउंटर अच्छा कर रहे हैं। तो पहले ट्रेड के हिसाब से मैं यहाँ पे डीएलएफ पे फोकस करूंगा। डीएलएफ ने पिछले 7-8 दिन का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया है, इसका जो हर्डल था 630-35 उसको डिसाइसिवली पार किया है, तो डीएलएफ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 635 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में कहीं ना कहीं काउंटर में 685 तक के टारगेट यहाँ पे रहेंगे। तो पहले ट्रेड के हिसाब से डीएलएफ पे फोकस करना चाहिए। उसके अलावा हमारा ऐसा मानना है कि कैपिटल गुड्स काउंटर यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करेंगे। एबीबी हमें काफी अच्छा लग रहा है, एबीबी में एक ब्रेकआउट देखने को मिला है और पूरा का पूरा कैपिटल गुड्स वो अच्छा मुंह दिखा रहा है, तो एबीबी दूसरे पिक के तौर पे यूज कर सकते हैं। 4,530 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 4,800 के टारगेट। ठीक है, चंदन सर ने 2 शेयर दे दिए, फर्स्ट इज डीएलएफ, सेकंड इज एबीबी। हम एक काम करते हैं, विश्वमोहन को फटाफट से कनेक्ट कर लेते हैं, जरा कमोडिटीज मार्केट का थोड़ा आइडिया ले लेते हैं उनसे। विश्वमोहन बताएं। देखिए कमोडिटी मार्केट में गोल्ड में कल भारी उठापटक देखने को मिली। कल मिडनाइट की अगर बात करें तो एक ड्रामा के तौर पे कह सकते हैं $125 का रेंज देखने को मिला। $2150 के आसपास तक कॉमिक्स पर गोल्ड गया था, गिरकर $2,020 के आसपास तक भी फिसला। अभी भी $100 नीचे अपने रिकॉर्ड हाई से। आज अगर गोल्ड सिल्वर की बात एमसीएक्स पर करें तो तेजी के साथ शुरुआत हुई है, गोल्ड में अच्छी तेजी है। आज एक्सपायरी है दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट की, तो अगले महीने का कॉन्ट्रैक्ट हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जो फरवरी महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, वहाँ करीब करीब ₹300 की तेजी है। चांदी मार्च महीने का अगला कॉन्ट्रैक्ट है, आज एक्सपायरी है दिसंबर की, तो हल्की तेजी के साथ यहाँ पर कारोबार हो रहा है। कच्चा तेल यहाँ पर दबाव है, $78 के नीचे ब्रेंट क्रूड है, एमसीएक्स पर भाव है 6,100 के आसपास। नेचुरल गैस में तेजी है, लेकिन बेस मेटल्स के सारे ही काउंटर आज दबाव दिखा रहा है। लेड सिर्फ सपाट है, बाकी सभी काउंटर यहाँ पर कमजोरी के साथ ही कारोबार कर रहे हैं। लेकिन आज के लिए आपको करना क्या है दिन के दौरान, तो 3 कॉल्स है, जहाँ पर सबसे पहला जिंक है, यानी जो जिंक जो मेटल्स में सबसे ज्यादा आज कमजोरी दिखा रहा है, यहाँ पर बेचने की सलाह है 222 पे, ₹219.45 के टारगेट के लिए। एनजी जहां पर आज तेजी दिख रही है, यहां पर खरीदारी की सलाह, ट्रेंड के साथ आपको जाना है, खरीदे
239 पहला टारगेट, फिर 253 के आसपास। जो खरीदारी का लेवल है 219, या तो 219 पे खरीदे या फिर 225 रुपए क्रॉस कर जाए तो खरीदे। जो करंट लेवल है यहाँ पर भी आप खरीदारी कर सकते हैं। अगली कॉल, अगर आप कॉमेक्स गोल्ड में स्पॉट में ट्रेड करते हैं तो यहाँ पर भी खरीदारी की सलाह है 2050 से $2065 के लिए। तो ये 3 कॉल आज के लिए जी। ओके, ठीक है, शुक्रिया विश्वा, ये सारे अपडेट्स बताने के लिए। नजर बनाए रखें, आप गोल्ड लगातार फ्लक्चुएट कर रहे हैं और सुर्खियां भी बना रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया है सारे अपडेट्स बताने के लिए। लेकिन चलिए बढ़ते हैं आगे, कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं और एक खास ग्रुप की बात करते हैं जिसमें कल अच्छा सर्ज दिखा पूरे ग्रुप में, और वो है अडानी स्टॉक्स। और इनफैक्ट सिर्फ सर्ज ही नहीं, अच्छी खासी डिलीवरी भी दिखी है इसमें, वॉल्यूम्स के साथ आपको बाइंग देखने को मिली है। तो क्या आज इसमें एक और फॉलो बाइंग का दिन बन सकता है? चंदन, अडानी स्टॉक्स में अगर आपकी कहीं नजर हो, खैर सारे ही बहुत अच्छे चल रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई चूज करना हो आपको तो क्या चूज करेंगे? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग प्रियंका जी। देखिए, अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में मोमेंटम पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला। हालांकि ये काउंटर कंपैरेटिवली अंडर परफॉर्म रहे हैं यदि आप पूरे मार्केट को और कुछ सेक्टर की बात करें। बट यस, गिवन द मूव यस्टरडे, मैं अडानी पोर्ट्स पे फोकस कर सकता हूँ। यहाँ पे एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है, डेली वीकली चार्ट पे ट्रेंड लाइन को सरपास किया है। इवन डिलीवरी वॉल्यूम्स भी काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं, जो एनकरेजिंग है। और अच्छी बात यह है कि 3 दिन पहले जब कंसोलिडेट हुआ था तब वॉल्यूम नहीं था, और कल सर्च में वॉल्यूम था। कहीं ना कहीं साफ इंडिकेट कर रहा है कि बुल्स वापस यहाँ पे एक्टिव हो रहे हैं। तो अडानी पोर्ट्स पे फोकस करना चाहिए। लगभग जो सपोर्ट रहेगा वो 860 के आसपास रहेगा। यहाँ पे हमारा मानना है कि 910 915 तक के टारगेट आपको मिलने चाहिए। ठीक है, ज़्यादातर शेयर्स में आपको अडानी पोर्ट्स ही रिकमेंड करते हुए दिखेंगे एनालिस्ट, और ये सेफ भी है और इसने सबसे अच्छी ग्रोथ भी दिखाई है। खैर आगे बढ़ते हैं, बाजार खुलने को है और आपको मैं जरा निफ्टी के लेवल फ्रीज होते हुए दिखाता हूँ। 20,800 सेकंड एरिया है रेजिस्टेंस का, एक 600 से 800 वाला पूरा बैंड है, उसके ऊपर खोल रहा है ये, यानी कि ऑलमोस्ट उस पर ही खोल रहा है। तो इसलिए रेजिस्टेंस और ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अगर नीचे नहीं गया और कवरिंग करवाएगा, और अगर इसके नीचे ऊपर चला नहीं गया और रुक गया तो फिर ये थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग भी करवाएगा, और ये 100 से 125 पॉइंट का स्विंग दिलवाएगा ये कम से कम, क्योंकि विक्स आपका 12.5 के ऊपर खड़ा हुआ है। आते हैं बैंक निफ्टी पे, 46,895 है, ये भी ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस के आसपास ही खुल रहा है। इसके और ऊपर गया और तेज शॉर्ट कवरिंग करवाएगा, नहीं गया तो ये भी 100 से 150 200 पॉइंट तक की ये भी प्रॉफिट बुकिंग करा सकता है। इसलिए जिनको स्विंग फटाफट से करने आते हैं ना, उनके लिए पहला 1-1.5 घंटा बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है पूरे दिन भर के पैसे आप पहले 1 घंटे पे बना ले, इसलिए थोड़ा सा अटेंटिव रहिएगा जिनको स्विंग ट्रेड करना आता है। और जिनको ये सब नहीं आता ना, शांति से बैठे रहो, क्यों एक्सपेरिमेंट करने मार्केट के साथ फालतू के। आते हैं फटाफट से बढ़ने वाले शेयर्स में, बीपीसीएल, एचडीएफसी बैंक, आज हिंदुस्तान यूनिलीवर भी ऊपर है, कल आपको नोटिस करवाया था। आईसीआईसीआई और एक्सेस और रिलायंस भी ऊपर, आज टीसीएस भी ऊपर है। तो आज लग रहा है कि बाजार का सेटअप निफ्टी के लिए तो अच्छे शेयर, पक्के शेयर आए हुए हैं, और नो डाउट बैंक के लिए भी है ही, इसलिए आपको इस तरह का गैप वापस आपको मिल रहा है। 1250 शेयरों के साथ आज मैंने पहला टिक देखा, 115 पॉइंट ऊपर है, 20,777। ये जो मैंने आपको बात बताई थी ना कि 800 के ऊपर टिक आने के बाद चला तो ठीक, नहीं तो फिर 100 पॉइंट नीचे लेके आएगा कम से कम ये। तो अभी आप देख रहे हो वहाँ से हम करीब 40 से 50 पॉइंट नीचे आ चुके हैं, पहले टिक पे किसी ने अगर शॉर्ट किया और उसको बेचा हो तो। खैर एनी हाउ, आप 46,700 पे आ गए। बैंक निफ्टी भी ऊपर से करीब 100 पॉइंट नीचे आया है, क्योंकि इसने भी वही गैप खोला था जो फ्रीज किए थे लेवल, वहाँ से आप देख पा रहे होगे। तो यही बस मेरा आपको एक नोटिस करवाना था, और इस नोटिस पे हम बिल्कुल ठीक पे बैठे हैं कि बाजार खुलते ही 1 मिनट के लिए, क्योंकि रेजिस्टेंस जोन पे खुल रहा है तो प्रॉफिट बुकिंग कराना लाजमी है। खैर मैं जल्दी से स्पीड से ले आता हूँ आपके सामने टॉप गेनर्स। निफ्टी के टॉप गेनर्स में बीपीसीएल है, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस, एचडीएफसी बैंक है, और भारती एयरटेल है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, डॉक्टर रेड्डीज है। तो इन सभी शेयर्स को देखने पर मेरे को ऐसा लग रहा है कि बैंकिंग काउंटर्स में आप फिर से एक्सपेरिमेंट आज कीजिएगा जो ऑप्शंस वाले हैं, बस इसके अलावा कुछ खास नहीं। अब 53 पॉइंट के बढ़त के साथ निफ्टी अब अपने आप को रोकने की कोशिश करेगा, देखते हैं ये अभी आधे घंटे में और क्या करता है। ध्यान दीजिएगा 20,800 810 के ऊपर नया शॉर्ट कवरिंग, और जब तक ये पार नहीं होगा या तो साइडवेज रहेगा या हल्के हल्के प्रॉफिट बुकिंग कराएगा, बस और कुछ नहीं होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होना चाहिए। आते हैं जरा नेक्स्ट, पहले जरा मैं आपको वीक काउंटर्स में बता देता हूँ जो आज कमज़ोरी भी दिखा रहे हैं। एचसीएल टेक आज वीक है, ग्रासिम वीक है, आज एसबीआई लाइफ वीक है, आज बजाज फिंस वीक है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इन सभी शेयर्स में हम पहले से ही हैं और आज इनकी ओपनिंग अच्छी नहीं हुई है, हमको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, तो आप अलग अलग स्टॉक्स को अलग अलग तरीके से मापदंड अपना चेक कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है बाहर निकलना है, निकल भी सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं कि आपको अपॉर्चुनिटी वापस नहीं मिलेगी, ज़रूर मिलेगी।
आते हैं नेक्स्ट 50 पे। अगर आप नेक्स्ट 50 चेक करोगे तो IOC आज फिर से 2% ऊपर है। LIC ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्टॉक है, इसको ज़रूर हम पता करेंगे। ये शेयर भी करीब 1% ऊपर। VBL और इसके अलावा टॉरेंट ग्रुप में से टॉरेंट फार्मा आज फिर से तेज़ है, ये आधा % ऊपर है। कुल मिला के मार्केट का सेटअप ठीक दिख रहा है। जो पहले ही उठापटक होनी चाहिए थी वो हो चुकी है। 15 मिनट बाद आप वॉलेटिलिटी इंडेक्स विक्स चेक करना, एडवांस डिक्लाइन भी 15 मिनट के बाद चेक करना, नहीं तो आपसे फॉल्स डिसीजन लेने की आपको आदत सी हो जाएगी। वॉल पे आपको लेके चलते हैं, कुछ एक शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे, आप उसको नोटिस भी कीजिएगा। और उन सभी शेयर्स में आप जो देखेंगे ना शुरुआत में, वो आपको दिखेगा IOC जैसे शेयर्स, कुछ और पक्के BPCL शेयर, एक्सिस बैंक, M&M, अदानी एंटरप्राइजेज, ICICI बैंक, ये कुछ एक शेयर्स हैं जो शुरुआत में ठीक हैं। प्रियंका के पास चलते हैं, आपको छोटे मझोले शेयर्स बता रही हैं, मार्केट के मेहमानों से कनेक्ट करा रही हैं। चलिए ठीक है, तो मिड कैप में भी आपको OMCs में HPCL वहाँ पर 3.5% की तेजी है। मेटल्स में कुछ सेलेक्टिव काउंटर्स हैं जो आपको अच्छी मूव देगी। कल भी हिंदुस्तान जिंक में अच्छी मूव थी, आज भी 2.5% की तेजी है। बैंक्स में फेडरल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इन सब में अच्छी मूव है। और केमिकल स्पेस से आपको दीपक नाइट्रेट जैसे काउंटर्स भी आज दिख रहे हैं। कल थोड़े से फार्मा और डायग्नोस्टिक स्पेस के काउंटर्स सॉफ्ट थे, लेकिन आज आपको डॉक्टर लाल पाथलैब उसमें थोड़ी मूव दिख रही है। कंज्यूमर ड्यूरेबल में वर्लपूल जैसे काउंटर्स में आपको मूव दिख रही है। तो मिड कैप में थोड़ी सी डिफरेंट स्ट्रीम से आपको काउंटर जरूर दिख रहे हैं। और स्मॉल कैप में भी एक बार क्विकली चेक कर लेते हैं कि वहां किस तरह की मूव्स है। बढ़ने वाले काउंटर्स में आपको कैम्स अनदर 3%, कल भी 9-10% चलने के बाद बड़े इसमें बायर्स आए और उसके बाद ब्लॉक्स आए और FI ब्लॉक्स थे, और उसके बाद भी आज भी फॉलो बाइंग देखने को मिल रही है। रियल एस्टेट में आपको ब्रिगेड जैसे काउंटर्स और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड टेक्सटाइल में वेल्सपन इंडिया जैसे काउंटर्स में मूव दिख रही है। अजय, चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने पैनलिस्ट के साथ जान लेते हैं कौन से ओपनिंग ट्रेड्स उनके स्क्रीन से बन के आ रहे हैं। चंदन, बताइए आपका पहला ओपनिंग ट्रेड क्या रहेगा? देखिए, ओपनिंग ट्रेड की बात करें तो मैं यहाँ पे फोकस करना चाहूंगा कैपिटल गुड्स पे। मैंने यहाँ पे ABB की बात की, ABB में खरीदारी की सलाह दूंगा। अब देखो कि अच्छा सेटअप और कहीं मन है कि कैपिटल गुड्स फॉर्म करते हुए नजर आएंगे, तो ABB खरीदारी की मौजूदा लेवल होंगे तो मेजर सपोर्ट लगभग 4,500 के आसपास, तो हल्के में 4,500 से खरीदारी की सलाह, ऊपर 4,800 के टारगेट के। ओके, किरण जानी, आपका ओपनिंग ट्रेड? सो ओवरऑल कैपिटल गुड के साथ भी हम भी जाएंगे। तो हमारा जो प्रेफर्ड पिक रहेगा वो सीमेंस रहेगा। सीमेंस हमने लास्ट वीक भी आपके चैनल पे डिस्कस किया था 3660 के आसपास, वहां से 3800 अभी चल रहा है। कल जो डोजी कैंडलस्टिक्स पैटर्न हुई थी, अगर उसका हाई क्रॉस करता है तो देयर आर चांसेस कि सीमेंट्स में एक अच्छी तेजी आ सकती है। सो करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग कर सकते हैं। जैसे ही कल का हाई जो 37 के आसपास है, अगर वो क्रॉस करता है तो वहां पे भी आप पोजीशन ऐड कीजिए। और जिस तरह के ओवरऑल चार्ट है, डेफिनेटली हम 3870 3880 तक के लेवल्स 1-2 दिन में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सीमेंट्स आप लॉन्ग कीजिए, और जो स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है वो 3790 के स्टॉप लॉस के साथ करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग करना चाहिए। एक्सीलेंट। रत्नेश, आपका ओपनिंग ट्रेड? मुझे ऐसा लगता है कि डिक्सॉन में अच्छी तेजी हमको देखने को मिल सकती है। डिक्सॉन में परसों के सत्र में एक अच्छी तेजी आई थी, कल कंसोलिडेशन का दिन रहा, आज के सत्र में वापस से इसमें तेजी बनती हुई दिख रही है। तो डिक्सॉन में एक तेजी करना चाहिए 6140 तक के टारगेट के लिए। जो स्टॉप लॉस लगेगा वो 6030 रुपए का। ओके, ये देखिए बड़े बड़े ब्लॉक्स हो रहे हैं। हुनासा में ऑलरेडी 2% इक्विटी का ब्लॉक हुआ, स्टॉक ऊपर है 5%। हमें बताया अभी आपको कि स्वान एनर्जी में भी बड़ा ब्लॉक हुआ है, करीब 1,00,000 करोड़ से उन्होंने रेज किया, स्टॉक 8% ऊपर हो गया है। श्रीराम प्रॉपर्टीज में 10% इक्विटी का ब्लॉक हुआ है। देखिए ये भी स्टॉक रिकवर कर सकता है इंट्राडे। श्रीराम प्रॉपर्टी बहुत अंडरवैल्यूड स्टॉक है, पूरी रियल्टी स्पेस में चला ही नहीं है। ये देखिए ऑलरेडी 115 का लो, 113 का लो बना के रिकवर करना शुरू कर गया। और ICICI प्रूडेंशियल, इसमें भी करीब 1% की इक्विटी का ब्लॉक हुआ है। चंदन, श्रीराम प्रॉपर्टीज के चार्ट देख के बताएं, 117 का भाव है, IPO के बाद चला ही नहीं स्टॉक। ये क्या इसमें रिस्क रिवॉर्ड ठीक लग रहा है, लेने लायक, या अवॉइड करेंगे? जी देखिए, इसको लिया जा सकता है ओवरऑल, और आप देखोगे सपोर्ट यहाँ पे बनने चाहिए, और जो थोड़ा सा सर्च देखने को मिल रहा है इंडिकेट कर रहा है हायर बेस बन रहा है, तो मेरे हिसाब से 113.50 114 का सपोर्ट बना सकते हैं, ऊपर में 122 तक के लिए। ठीक है, आज ना दिन कंसोलिडेशन का होगा। अगर आप शुरुआत में अभी निफ्टी को चेक कर रहे हैं ना, तो देखिए आज का जो हाई है और आज का जो ओपन वो ऑलमोस्ट एक ही है। 813 का हाई, 808 का ओपन है। तो आप देख रहे हो वहाँ से नीचे आया, यही चीज़ हमने आपको नोटिस कराई थी कि गैप के साथ खुल तो रहा है
लेकिन खुल भी तो रेजिस्टेंस पे रहा है। अगर ये 810 के ऊपर जाएगा तभी कवरिंग कराएगा, और आज का जो हाई बना है ना, यही आज का रेजिस्टेंस भी है। ये जब तक नहीं टूटेगा ना, बाजार अब ऊपर नहीं आएगा। ये साइडवेज हो सकता है, ये कंसोलिडेट कर सकता है, शॉर्ट कवरिंग का ट्रिगर बटन नहीं दबाएगा अभी, क्योंकि वन डे के अंदर ही जो मोमेंटम आया है ना, उसने 2-4 दिनों की कसर एक साथ में पूरी कर दी, और आप बैंक निफ्टी में भी ऑलमोस्ट वैसा ही देख पा रहे हैं। फिर भी अगर आपको थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट करने भी हो तो आप बैंक निफ्टी के साथ ही करना, और ऑप्शंस भी बैंक निफ्टी की ही एक्टिव होंगी, वहाँ पे करना। निफ्टी अब थोड़ा सुप्त अवस्था में चला जाएगा। एक बार अब जरा एडवांस डिक्लाइन और दिखा सकते हैं शुरुआत में। एडवांस डिक्लाइन, विक्स मत दिखाना, खाली एडवांस डिक्लाइन दिखाइए, जिसमें F&O के शेयर्स होंगे। कम से कम 1:4 होना चाहिए, अभी नहीं है, 1:2 भी नहीं है, तो थोड़ा रुक जाइएगा। 110 और 71 शेयर एडवांस डिक्लाइन के हिसाब से ये ज़रूर चेक करना चाहिए सौदा पंच करने से पहले। सौदा पंच करने के बाद कुछ आपके हाथ में नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, 1-2 शेयर ज़रा और पता कर लेते हैं जहाँ पे शुरुआती रुझान और नंबर्स वगैरह ठीक लग रहे हैं। रेडिको खैतान आज 5.5% ऊपर है, 1746 का रेट। रत्नेश जरा चेक करना, रेडिको खैतान लिकर स्टॉक है ये। रेडिको खैतान में काफी कंटिन्यू हाई फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहा है। अपने की एवरेज 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके ये चला था। हालांकि अब थोड़ा सा स्ट्रेच हो चुका है चार्ट के ऊपर, तो किसी नई पोजीशन लेने की थोड़ी सी सलाह कम रहेगी। पर हाँ, किसी के पास है तो बिल्कुल बने रह सकते हैं। अपने स्टॉप लॉस को एक ट्रेल करें। यहाँ पे स्टॉप लॉस जो ट्रेल करेंगे वो 1680 रुपए का स्टॉप लॉस से ट्रेल करते चलेंगे। ऊपर में जो टारगेट बनेंगे इसके वो 1900 टू 1950, 1900 से 1950 तक के बन सकते हैं। तो पुरानी पोजीशन को अपने स्टॉप लॉस से ट्रेल कर नहीं सका। ठीक है चंदन सर, एक F&O का शेयर मैं आपसे पता कर लेता हूँ, क्योंकि आपके पास शीट जो खुली होगी F&O की खुली होगी। एक बार आप जरा चेक करेंगे मारुति की डाटा को। आज ना किरण ने हमको दिया है मारुति प्लस करने के लिए, एक बार जरा मारुति का डाटा चेक करेंगे आप। बिल्कुल, मारुति बात करें तो ये है कि सिलेक्टिव ऑर्डर में अच्छी देखने को मिली है, और थोड़ा सा कंसोलिडेटिव नेचर हुआ है, और अब ये कंसोलिडेशन कहीं ना कहीं ब्रेकआउट के कगार पे आएगा। आप इस सप्ताह में लगभग 10,600 से 800 बार सप्लाई, तो ये सप्लाई यहाँ पे यहाँ पे रेजिस्टेंस है वो सरपास होने वाला है। तो मेरे हिसाब से 10 एक सप्ताह करेगा, और अब की बार 10,000 तक के टारगेट रहेंगे। खुश बोरा इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनको कनेक्ट करते हैं अपने साथ और उनसे उनकी जरा ट्रेडिंग कॉल्स भी पता कर लेंगे। खुश, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। बाजार खुलने के बाद आप हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन आपने खुलने के बाद और खुलने से पहले कुछ शेयर नोटिस कर रखे होंगे, जरा बताइए सर। डिम्पी, यहाँ पे देखिए कपल ऑफ शेयर्स जो हमारे रेडार पे हैं, वो पहला है एबीबी। अगेन कैपिटल गुड फेस में अच्छा खासा ट्रैक्शन है, तो हमारे हिसाब से इस पे बिल्कुल नजर रखनी चाहिए। 4725 4775 के लेवल्स हैं जो आपको वॉच करने हैं एज टारगेट्स, 4570 एज टॉप लॉस। बैंकिंग क्षेत्र में मोमेंटम है, तो यहाँ पे कैनरा बैंक को बिल्कुल ध्यान में रख के चलें। 435 और 445 के दो टारगेट रहेंगे। 418 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। देखिए आज ट्यूसडे है, फिन निफ्टी की एक्सपायरी है और 21,000 के आसपास अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट्स में कॉल ऑप्शंस में अच्छा खासा बेस बना हुआ है। तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा फाइनेंशियल्स में एक पॉज आ सकता है, एंड दैट इज आल्सो वेरी हेल्दी साइन। तो वहां पे थोड़ा सा कॉशन रख के चले, बट अदरवाइज मार्केट्स भी नो आर वेरी ऑन वेरी स्ट्रांग फुटिंग। बाय ऑन डिप्स की रणनीति रहेगी ओवरऑल मार्केट्स को ध्यान में रखते हुए। ओके, ऑल राइट, ठीक है। तो ये बात तो कुछ से भी व्यू हो गया, लेकिन कुछ और स्टॉक्स जहां पर अच्छी मूव है, क्योंकि आज बड़े लार्ज कैप्स में एक बार फिर से बैंक्स पे देखना होगा कि वहाँ किस तरह की मूव देखने को मिलती है। निफ्टी पर आप 20,800 के पास, 20,750 के पास का मूव देख रहे हैं, और बड़ी जो मूव्स हैं आपको अडानी एंटरप्राइज टॉप गेनर इस वक्त 5%, अडानी पोर्ट्स 4%। कुछ रिपोर्ट्स भी हैं इसको लेकर, अभी लेकर आएंगे वो फ्लैशर्स भी, लेकिन उससे पहले कोई अडानी स्टॉक यहाँ प्लस करना चाहिए कुछ? So यहाँ पे एक अडानी जो इवन बिफोर द एंटायर मूव स्टार्टेड इन द पैक यस्टरडे, जो हमारे दो पिक्स वो कंटिन्यू रहेंगे एज टॉप पिक्स, अदानी पोर्ट्स एंड अदानी पावर। इसमें अदानी पोर्ट्स हमें अभी भी अच्छा लग रहा है। आज भी अगर आप देखें तो 4 टके की बढ़त के साथ कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो मोमेंटम है ये कंटिन्यू रह सकता है। नियर टर्म में अगर आप देखें तो 925 940
लेवल्स हैं जिसके लिए प्ले किया जा सकता है, और 898 899 के जो लेवल्स हैं जस्ट बिलो 900 आई मीन इज वेयर आई वुड कीप माय स्टॉप लॉस। तो ये बहुत नियर टर्म के हिसाब से हुआ, बट पोजिशनली भी हम लगातार इस पे पॉजिटिव व्यू बना के चलते आए हैं, और अभी भी हमें लग रहा है कि दिस माइट बी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गर स्टॉक्स इन द पैक, तो इस पे एक पॉजिटिव व्यू रहेगा फ्रॉम द अदानी पैक। ओके ठीक है, तो अडानी बैग में से अडानी पोर्ट्स कल भी इसके अच्छे डिलीवरी वॉल्यूम से, इनफैक्ट कंपैरेटिवली आप देखें जितने भी अडानी स्टॉक्स हैं उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग डिलीवरी वॉल्यूम्स अडानी पोर्ट्स के थे। और अडानी न्यूज़ पर एक न्यूज़ अभी जो अजय आ रही है आज सुबह है कि ये ब्लूमबर्ग के हवाले से कि यूएस गवर्नमेंट हैज कंक्लूडेड कि जो शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च थी वो एलिगेशंस जो थे वो रेलेवेंट। देखिए मैं ये पर्सपेक्टिव में रखना चाहूंगा अपने व्यूअर्स के लिए कि आपको याद होगा पिछले महीने मैं श्रीलंका गया था करण अदानी का इंटरव्यू करने के लिए। वो जो डील थी कि जो टर्मिनल अदानी डेवलप कर रहे हैं, कोलंबो पोर्ट का जो पार्ट डेवलप कर रहे हैं, उसमें यूएस एजेंसी ने $550 मिलियन का लोन दिया है। ओके वो जो यूएस एजेंसी $550 मिलियन का लोन दे रही है इस पोर्ट के लिए, विच इज बैक्ड बाय अदानी पोर्ट्स, वो लोन सैंक्शन करने के लिए आपको यूएस गवर्नमेंट का नोट चाहिए, क्योंकि वो गवर्नमेंट है, यूएस गवर्नमेंट लोन दे रही है, वो कोई प्राइवेट एजेंसी नहीं है। और उसमें कैबिनेट के दोनों हाउसेस का नोट लगता है होगा। ठीक है, वो एजेंसी किसी ऐसी कंपनी के साथ काम नहीं कर सकती जहां पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज हैं, राइट है। और उन्होंने अगर उन्होंने पैसा दिया है तो अपने आप में उन्होंने ये अपने आप ही कंक्लूड किया है ना कि कोई इश्यू नहीं है इनके साथ। लेकिन पब्लिक डोमेन पे आ जाया है ये कहानी, ये एक्चुअली इम्प्लाइड है। आप समझिए, आज ब्लूमबर्ग ने जो खबर की है वो ये उसका हवाला रख के उन्होंने पर्सपेक्टिव में रखा है। द यूएस गवर्नमेंट हैज कंक्लूडेड दैट हिंडनबर्ग एलिगेशंस ऑफ कॉर्पोरेट फ्रॉड वर रॉन्ग। ओके ठीक है, इस वजह से आज ब्लूमबर्ग ने उसको स्टोरी को एक पर्सपेक्टिव में रखा है। बट अदरवाइज जब करण अदानी से हम बात कर रहे थे, वो जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसमें यूएस गवर्नमेंट पार्टी बन रही है। आपको लगता है यूएस गवर्नमेंट किसी भी फॉल्टी के साथ कहीं फ्रॉड का इशू होगा तो बट वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं एज अ पार्टनर विद अदानीज। तो एक्चुअली ये सिर्फ पर्सपेक्टिव वाली बात है। आज ब्लूमबर्ग ने ये स्टोरी की है, नॉट एंटायरली न्यू। हाँ ठीक है, तो इसकी वजह से सारे स्टॉक्स के अंदर आप कि ये जो न्यूज़ है ये प्राइस्ड इन ऑलरेडी है, पार्टली ठीक है, पार्टली कहना शायद सही रहेगा। ऑलराइट, तो कॉम्बिनेशन दोनों चीजों से बहुत अच्छा बन गया। अडानी स्टॉक्स के लिए ऑफ कोर्स ये जो डोमेस्टिक हमारे इलेक्शंस के आउटकम रहे वो भी एक तेजी दे रहे थे, और इसके अलावा ये जो दूसरा रीजन है ये भी। तो अडानी स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम, इस पर तो हमने व्यू लिया। अडानी पोर्ट्स पसंद आ रहा है हमारे दोनों एक्सपर्ट्स को, चंदन से भी अभी मैं बात की। लेकिन दूसरे कौन से स्टॉक्स हैं जहां मूव है आज अगर आप देखें तो, क्योंकि ऑटो स्टॉक्स काफी अच्छे चाल चल चुके हैं, ऑलरेडी मोमेंटम में है, और ऑटो एक अच्छा प्ले भी है। रूरल ऑटो स्टॉक्स भी अच्छा प्ले है, जो अब यहाँ से प्री इलेक्शन रैली में भी प्ले आउट करता है। क्या इसमें कोई नया स्टॉक ऐड करेंगे? एक बार टाटा मोटर्स किस तरह से आपको लग रहा है चंदन? देखिए ऑटो काउंटर अच्छे हैं, और अभी आप कुछ देर पहले मारुति की बात कर ररहे थे। टाटा ने अब की बार जिस हिसाब से मोमेंटम दिखाया, लग रहा है कि अब वापस लॉन्च स्टडी नई रैली के लिए तैयार हो रहा है। आप मंथली सेटअप में देखें तो 665 675 एक बड़ा रेजिस्टेंस होता था, और 3 वीक पहले वो निकाला रेजिस्टेंस, तो हायर बेस यहाँ पे बनते जाएंगे। सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे 690 रहेगा, ऊपर में 735 तक के टारगेट के लिए। थोड़ी देर पहले हमने रेडिको खैतान पता किया था। रतेश जी आपसे पता किया था ना रेडिको खैतान, एक बार जरा वापस से रेट दिखाएंगे रेडिको खैतान के। 13% ऊपर हो गया, ये भी 6% ऊपर था। रेडिको खैतान के अंदर आज का वॉल्यूम और आज का मोमेंटम बहुत ज़ोरदार है, और इस बहुत ही अच्छे से नोटिस हुआ था, और थोड़ी देर पहले हमने रेडिको खैतान के बारे में पता भी किया। खैर एनी हाउ, अगर स्टॉक मिस हो गया हो तो कोई बात नहीं, आपको हम दूसरे स्टॉक्स ढूंढ के देंगे। 68 पॉइंट की बढ़त है। एक काम कर सकते हैं आप, इंडिया विक्स आ सकते हैं। ऑलमोस्ट 15 मिनट हो चुके हैं बाजार को खुले होने में। आज ना इंडिया विक्स ने ब्रेकआउट भी किया हुआ है, ये अच्छे से कुछ आपको बता भी सकेंगे इसके बारे में। ये टिपिकली ब्रेकआउट है, ये अगर 13.5 14 के आसपास पहुंच जाता है ना, तो आप यकीन मानिएगा वॉलेटिलिटी रहेगी आगे भी, ये ख़त्म नहीं होने जा रही है। ये अब नीचे के स्विंग में भी आ सकता है, ऊपर में भी आ सकता है, बट ये चीज़ तय हो जाएगी कि मार्केट स्विंग बढ़े देगा। अब आपको 200 पॉइंट की रोज़ की निफ्टी की तैयारी करनी पड़ेगी, 200 पॉइंट के स्विंग आएंगे। आप इसका फियर मत देखिएगा, फियर ऑलरेडी पास ऑन है, बट ये एक चीज़ को ट्रिगर करके जाएगा, डेट इज़ कॉल्ड वॉलेटिलिटी, जो आपको 100-200 पॉइंट की मिलेगी। जो आप थक गए थे ना नवंबर के मंथ में फर्स्ट हाफ में, ये दिसंबर के फर्स्ट हाफ में आपको खूब एंजॉय करवाएगा बाजार। ऑप्शंस वालों के लिए तो गोल्डन पीरियड होता है, खूब अच्छे से उसको एंजॉय करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, एक शेयर और चेक कर लेते हैं ज़रा।
क्रेडिट एक्सेस नाम की कंपनी है, 3% जरा ऊपर है, इसको देखेंगे आप रत्नेश? क्रेडिट एक्सेस क्रेडिट एक्सिस में भी सेम एक कंटिन्यू हाई राइट फॉर्मेशन इसमें बनते हुए दिख रहा है। इसमें हमको अच्छी वॉल्यूम एक्टिविटी 23 अक्टूबर के सत्र में देखने को मिली थी। उसके बाद में भी कंटिन्यू एक अच्छा फॉर्मेशन इसमें बनता हुआ दिख रहा है। तो बिल्कुल इसमें अगर किसी के पास में है तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। इवन इसमें की तो नई अगर एंट्री लेना किसी को 1700 रुपए के स्टॉप लॉस से नई एंट्री भी ली जा सकती है। ऊपर में जो टारगेट बनेंगे ऊपर में जो टारगेट बनेंगे वो मुझे ऐसा लगता है कि 1820 और 1850 तक के बन सकते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी इसमें फेवर में बैठता है। तो बिल्कुल इसमें बने रहे, नई एंट्री के लिए 1700 रुपए के स्टॉप लॉस। ठीक है, आप सिर्फ 2 दिन का IFCI दिखा सकते हैं, 2 या 3 दिन का। मैं आज आपको इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि शेयर आज फिर से 3% ऊपर है। कल हमने 13% जो चला था तब भी आपको नोटिस कराया था और ये बात कही थी बहुत ज़ोर से कि अगर SCC सुज़लोन के बाद कोई शेयर चलेगा ना, वो अब IFCI चलेगा। और अगर आप यकीन मानेंगे तो ज़्यादातर आप गूगल ट्रेंड्स अगर आप फॉलो करते हैं शेयर्स के प्रति, तो आपको उसमें IFC अव्वल नंबर पे दिखेगा, जो कल सबसे ज़्यादा चर्चा में था। कल 10 करोड़ शेयरों का वॉल्यूम हुआ था इसमें, 10 करोड़ से इनफैक्ट थोड़ा ज़्यादा, 13 करोड़ शेयरों का वॉल्यूम, और वो अपने आप में रिमार्केबल था। 3% अभी शेयर ऊपर है। मेरे को सिर्फ एक टारगेट पता करना है। ऑलरेडी हम अपने टारगेट के आसपास आ चुके हैं। 31 रुपये मिल जाएगा या फिर उससे पहले बुक कर लेना चाहिए? खुश 31 से 32 रुपये हमारा टारगेट है। हमने 25 पे नोटिस करवाया हुआ शेयर है ये। तो डिम्पी, लास्ट टाइम जब ये रेट इस शेयर पे देखा गया था वाज इन 2018, तो काफी सालों के कह सकते हैं टर्न अराउंड के बाद ये लेवल्स आए हैं। नॉट अ बिग फैन बिकॉज जैसा आपको भी ध्यान होगा, अजय को भी ध्यान होगा, एक टाइम था जब ये स्टॉक बहुत चर्चा में रहता था और ट्रेडर फेवरेट रहा था, बट किसी ने बहुत ज्यादा वेल्थ इसमें कभी क्रिएट की नहीं, नॉट इवन ट्रेडर्स फॉर दैट मैटर। तो वंस बिटन ट्वाइस शायद थोड़ा सा कॉशियस रहेंगे इस पे। बट जो अभी आपने रिसेंट आइडेंटिफाई किया है उसके लिए कूडोस, काफी अच्छा मूव हमें लास्ट 1 से 2 महीने में इसमें देखने मिला है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से अब इतने समय के बाद अगर ये टर्न अराउंड होके आ रहा है तो 31 इज नॉट अ वेरी बिग टारगेट फॉर इट। मेरे ख्याल से 31, 33 के जो लेवल्स हैं यहाँ तक के लिए आप इस स्टॉक को बिल्कुल राइड कर सकते हैं। जिन व्यूअर्स ने आपका कमेंट्री सुन के इस स्टॉक में एंट्री की हो, द बेस्ट स्ट्रेटेजी वुड बी टू प्लेस अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। 2775 के पास एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके चलिए और जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जाए इसको बढ़ाते चलिए। 31 एक इंटरमीडिएट टारगेट है, बट द नेक्स्ट लेवल दैट आई एम लुकिंग एट ऑन दिस वन इज 33। का सीमेंट स्टॉक्स में भी मोमेंटम है क्योंकि ये भी कैपेक्स बेनिफिशियरी होते हैं। और आप कल सीमेंट में अंबुजा सीमेंट से अडानी पैक से अंबुजा सीमेंट को देख लें, रैमको सीमेंट को देख लें दूसरे सीमेंट पैक काउंटर्स में। आज आपको अल्ट्राटेक सीमेंट, जेके सीमेंट, रैमको सीमेंट में आज भी मूव है। कौन सा सीमेंट काउंटर इस वक्त पोर्टफोलियो में ऐड होना चाहिए रत्नेश इन लेवल्स पर? जो काफी आउट परफॉर्म कर रहा है सीमेंट सेक्टर, मुझे ऐसा लगता है कि अल्ट्राटेक में आउट परफॉर्मेंस हमको कंटिन्यू देखने को मिल रहा है। तो ये जो स्टॉक है काफी ज्यादा अच्छी तेजी में लग रहा है मुझे, और ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं 10,000 तक के लेवल लेके जाएगा। अगर पोजिशनली कोई बेट लेना चाहता है तो इसको एडिट करना चाहिए। थोड़ा बहुत यहाँ पे भी ले सकते हैं, थोड़ा सा नीचे में भी बेट कर सकते हैं। तो एक स्टॉप लॉस लगाएंगे 9100 का और ऊपर में 10,000 तक के टारगेट। चंदन, जितने भी PSU स्पेस के स्टॉक्स हैं, एक कंपैरिजन हम देख रहे थे उसमें स्टॉक्स लाइक BEL और BHEL एज कंपैरेटिवली रिलेटिवली अपने स्पेसेस में कम चले हैं। क्या वहां पर बड़ी बाइंग आ सकती है? एक बार आप चार्ट्स पर स्ट्रेंथ बताएं कितनी है। ठीक है, सबसे पहले आप BL की बात करें तो मैं डिफेंस के जितने भी पे पॉजिटिव से HAL चला, BL भी उस पे धीरे धीरे मूवमेंट देना चाहिए, तो थोड़ा स्लो। नहीं चंदन, आपकी आवाज़ ठीक नहीं आ रही है, आपके पास फिर से लौटते हैं, आपको टेक्निकल ग्लिच है, ऐसे क्लीन करके। लेकिन उस बीच कुछ से व्यूज ले लेते हैं। कुछ आप क्या व्यू देंगे BEL पर, BHEL पर? रिलेटिवली स्ट्रेंथ अपने पूरे स्पेस में रिलेटिवली इतनी बड़ी मूव नहीं मिली है, क्या यहाँ पर बड़ा गैप मिल सकता है?
सो बीईएल पे मैं कहूंगा अभी भी स्कोप है, यहाँ पे आपको एक अच्छा अप मूव देखने मिल सकता है। हालांकि अगर मैं इसका ऑप्शंस डेटा देखूं तो 160 के करीब एक अच्छा खासा इसमें कॉल बेस है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा पॉज हमें उस लेवल के आसपास उसके लेवल के आसपास आते हुए देखने मिले। बट अदरवाइज दिस इज स्टिल इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड। तो यहाँ से भी अगर आप एंटर करें तो 160 का पहला टारगेट रहेगा, 163 का दूसरा टारगेट रहेगा आपके लिए। इन लेवल्स के लिए प्ले कर सकते हैं, और जो स्टॉप लॉस है ये 150 के करीब लेके चले। BHPL हाउएवर इज अ डिफरेंट स्टोरी, बिकॉज इसमें जो मूव आई है ये बहुत शार्प आई है। अगर मैं देखूं तो 10 नवंबर के आसपास जो ऑलरेडी 120 125 के आसपास हुआ करता था, अब 180 ट्रेड कर रहा है। बहुत ही क्लियरली अक्रॉस टाइम फ्रेम्स में देखूं तो ओवर हीटिंग में चला गया है। तो स्ट्रक्चरल स्टोरी चेंज हो सकती है यहाँ पे, आपको लंबे रिटर्न्स मिल सकते हैं, बट फिलहाल मेरे लिए अब ये अवॉइड रहेगा, या बाय ऑन डिप्स कह लीजिए। तो मैं वेट करूंगा 160 से 165 के आसपास, अगर मुझे ये फिर से मिलता है तब मैं इसमें एंट्री करूंगा। अब तो जो है जिनकी पोजीशन हो मोमेंटम के साथ इसको राइड करके चलें। फ्रेश एंट्री BHEL में मैं कहूंगा अवॉइड करें। एक शेयर है बजाज हिंदुस्तान, एक बार आप दिखा सकते हैं बजाज हिंदुस्तान। रत्नेश एक बार जरा चेक करना, बजाज हिंदुस्तान को ट्रेड बनता है? बजाज हिंद देखेंगे तो एक पूरा शुगर सेक्टर देखिए थोड़ा सा कंसोलिडेशन में जा रहा है। बजाज हिंद में भी हालांकि कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है हमको, और बजाज हिंद में अभी बहुत ज्यादा लंबी तेजी तो नहीं, पर हाँ एक शॉर्ट टर्म के लिए हिसाब से लिहाज से ट्रेड देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि 36 रुपए तक के लिए ट्रेड बन सकता है, और स्टॉप लॉस लगाएंगे यहाँ पे 32 रुपए, मात्र 1 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगा के 36 रुपए के टारगेट के लिए शॉर्ट टर्म के लिए जरूर एक ट्रेड बन सकता है। खुश, मेरे को एक शेयर आपसे पता करना है। आप 2-3 दिन से कार्यक्रम में रहते हैं तो इसलिए आपको भी पता होगा। 2-3 बार मैंने शेयर पता किया, उसका नाम था जुआरी एग्रो केमिकल्स। एक्चुअली ना 183 रुपये का हो गया। हमारा टारगेट तो वैसे 200 रुपये का है, लेकिन इस शेयर को देखने पर मेरे को ऐसा लग रहा है कि 183 पे बार पहले बुक कर लेते हैं, प्रॉफिट नीचे मिलेगा फिर प्लस कर लेंगे। ये ठीक है, या फिर बने रहे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दें 175 176 का? सो देखिए एज अ स्ट्रैटेजी आप आपने मुझे अक्सर सुना होगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बारे में डिस्कस करते हुए। ये हमारी प्रेफर्ड स्ट्रैटेजी रहती है, क्योंकि देखिए स्टॉक यहाँ से एग्जैक्टली किस तरह की चाल दिखा के कहाँ जाएगा पिन पॉइंट कर पाना हर बार मुश्किल होता है, बट मोमेंटम अच्छा है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि स्टॉक में जो वॉल्यूम्स हो रहे हैं ये काफी मजबूत हैं। तो हो सकता है कि जो हम 200 की बात कर रहे हो ये शायद एक दिन में चला जाए, या शायद एक महीने में चला जाए। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इज समथिंग दैट ऑलमोस्ट सॉर्ट ऑफ लॉक्स इन योर प्रॉफिट। तो मैं इसका बिग फैन हूं, तो मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की रणनीति यहाँ पे अपनाऊंगा। 175 का एक अच्छा सा इसका रेजिस्टेंस जोन था, जिसको क्रॉस करके अब ये उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर आप देखें तो 2 सेशंस पहले भी उसी लेवल के आसपास का हाई बना के थोड़ा ये स्लिप हुआ था नीचे। तो आई थिंक 175 इज अ गुड लेवल, इसको अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बनाएं। हाँ, अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तब फिर नीचे के लेवल्स पे बाय करना इज अ प्रूडेंट स्ट्रैटेजी, बिकॉज स्टॉक का मोमेंटम बिल्कुल जारी है। तो मैं इसे होल्ड करूंगा 175 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ, और जो अपने 200 का टारगेट दिया वेरी क्लोज टू इट, अबाउट 198 200 इज द फर्स्ट लेवल, और उसके ऊपर जो दूसरा लेवल है वो 215 का है। तो अच्छा स्टॉक अच्छे मोमेंटम में आपको मिला है, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ राइड करें। इसमें आप ट्रेडिंग मोमेंटम के साथ राइड करने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन कुछ स्टॉक्स हम देख लेते हैं। पतंजलि फूड्स, इसका एनालिस्ट डे भी है और हम देख रहे हैं इसमें भी एक मूव अच्छी है। पिछले कई दिनों से पतंजलि फूड्स आज हालांकि फ्लैट ट्रेड कर रहा है, लेकिन पतंजलि फूड अब लगभग 1450 के पास आ चुका है। एक बार रत्नेश, पतंजलि फूड पर कितनी स्ट्रेंथ चार्ट्स पर भी दिखती है, क्योंकि कुछ बड़ी अनाउंसमेंट्स आ सकती हैं, इस तरह की बातें हैं, लेकिन चार्ट्स पर क्या स्ट्रेंथ दिख रही है स्टॉक में? पतंजलि फूड में आप देखेंगे तो एक इसने काफी अच्छा कंसोलिडेशन के बाद में ब्रेकआउट दिया था, फिर अपने प्रीवियस हाई के बाद वहां से थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर लिया, फिर वापस से कंसोलिडेशन में गया और अपने की एवरेजेस, शॉर्ट टर्म एवरेजेस के पास में चल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक जो इसको पहला प्रेशर आ रहा है वो 1470 1460, ये जो रेंज है थोड़ी सप्लाई जोन है इसकी, ये निकल जाएगा तो इसमें काफी अच्छी तेजी हमको देखने को मिलेगी, जो कि 1500 से 1520 तक के लिए लेके जाएगी। तो उसके बाद में इसमें तेजी करना चाहिए, स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 1430 रुपए का। ये तो बात हुई पतंजलि फूड्स पर, लेकिन इस वक्त ऑप्शन ट्रेडर्स जो ऑप्शन के जरिए ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए खास ट्रेड शिल्पा राउत लेके आई हैं हमारे खास सेगमेंट में। आई उनसे बात करते हैं।
मॉर्निंग शिल्पा, बताएं कौन सा है आपके पास आज का ऑप्शन ट्रेड हमारे व्यूअर्स के लिए? जी बिल्कुल, अभी फिलहाल ऑप्शन ट्रेड में मेरा ध्यान एसीसी में जा रहा है। एसीसी का 2100 का कॉल ऑप्शन जो रफली 58-60 रुपीज के बीच में जब आपको ट्रेड करने को मिले, एक्चुअली जब मैंने दिया हुआ था तो इट वाज एट 58, अभी इसमें ऑलरेडी मूवमेंट आ गया टुवर्ड्स 81, तो आप अभी भी बाय कर सकते हैं या फिर ऑन डिक्लाइन अगर आपको 58-60 तक मिले तो भी आप बाय कर सकते हैं। आप स्टॉप लॉस 35 का ही मेंटेन कीजिए, ये आपको टुवर्ड्स टारगेट्स ऑफ 140 से लेकर 170 तक भी दिखा सकता है। ओके, एसीसी की कॉल दिलवा रही हैं 58 वाली 2100 की। इनफैक्ट एसीसी अंबुजा दोनों में ही काफ़ी सॉलिड बाइंग चल रही है। लेकिन वापस जाऊंगा, थैंक्स फॉर दैट शिल्पा। जो ब्लॉक्स हो रहे हैं उनके भाव क्या है इस समय? रैडिको को देखिए 11% ऊपर, इसके अंदर भी अभी ब्लॉक हुआ, और इसके बाद हमने देखा, आपको स्वान बताया था, उसके अंदर ब्लॉक 10%। रैडिको स्वान के अंदर एक ब्लॉक हुआ और वो भी करीब 8.5% ऊपर। इसके बाद होनासा में ब्लॉक हुआ, वो हरे निशान में। इस समय अगर हम देखें इन कुछ स्टॉक्स के बारे में जो बात करें, रैडिको एक नए ब्रेकआउट में दिखा रहा है कुछ। रैडिको देखिए ज़रा, ये जो ब्रेकआउट है आज 10% ऊपर है, किस लेवल पे घुसना चाहिए वापस इसमें? अजय बिल्कुल सही सवाल। देखिए, आप अगर देखें तो 1885 का हाई बनाया और वहां से ऑलरेडी हम नियरली अबाउट 100 पॉइंट्स 90 पॉइंट्स स्लिप हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैं वेट करूंगा। मेरे लिए यहाँ पे 1700 1725 के जो लेवल्स हैं, ये एक अच्छा एंट्री पॉइंट साबित हो सकते हैं। हालांकि वो भी थोड़ा सा स्ट्रेच्ड होगा, बट the kind of momentum that the markets are in and the stock is in, that is still a fair entry point for this stock. तो 1700 के आसपास अगर आपको ये स्टॉक मिले तो फिर से इसमें आप एंट्री करिए, और मेरी सलाह रहेगी कि पोजिशनल ट्रेड लेके चलिए, बिकॉज अक्रॉस टाइम फ्रेम्स यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आया है। तो यहाँ पे 1900 का पहला टारगेट एंड 20,050 का दूसरा टारगेट है, जो ये स्टॉक छू सकता है इन द कमिंग वीक्स टाइम। और 1700 के आसपास एंट्री ले तो 1600 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस फॉर दिस स्टॉक which will then act as your stop loss. खितान स्वान एनर्जी, रत्नेश जरा इसके चार्ट को देखिए, बताइए क्या लेवल्स दिखते हैं? स्वान एनर्जी में देखेंगे तो काफी अच्छा वापस एक ब्रेकआउट देने की तैयारी में कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है अगर किसी को लेना है तो 435 435 की स्टॉप लॉस इसमें एंट्री ली जा सकती है। ऊपर में जो एक बार थोड़ा बहुत सप्लाई लेगा वो 470 के आसपास में लेगा, उसके बाद में फिर 500 रुपए तक के टारगेट इसमें बनते हुए दिख जाएंगे। 435 की स्टॉप लॉस इसमें एंट्री ली जा सकती है। ठीक है चंदन सर, कोई शेयर आपको समझ में आया मार्केट के खुलने के बाद? जी देखिए, हमने यहाँ पे 2-3 स्टॉक्स की बात की और नए स्टॉक्स की बात करूंगा तो मैं यहाँ पे ट्रेंट और एसआरएफ 2 काउंटर है जहाँ पे मेरे को थोड़े से मुंह समझ में आ रहे हैं। ट्रेंट की बात करें तो ऑलरेडी पॉजिटिव पैटर्न यहाँ पे इंटेक्ट है और काफी अच्छा सर्ज यहाँ पे मिल सकता है। लगभग आप देखोगे तो 2840 के आसपास का सपोर्ट है, ऊपर में लगभग आपको 3000 तक के टारगेट मिलने चाहिए। तो ट्रेंड अच्छा लग रहा है। एसआरएफ और सिलेक्टिव केमिकल फर्टिलाइजर कंपनीज में थोड़े स्विंग देखने को मिल रहे हैं, तो एसआरएफ खरीदारी भी कर सकते हैं 2400 के सपोर्ट से कहीं ना कहीं 2540 तक के टारगेट के। एक शेयर मेरे को आपसे और पता करना है, जरा इन्फोसिस बताएंगे, इसको शॉर्ट कर दूं क्या सर? इन्फोसिस शॉर्ट करूं? देखिए, आप आईटी काउंटर्स की बात करें, इन्फोसिस करें तो मेरे हिसाब से बाजार में ओवरऑल स्ट्रेंथ है, तो आप कंपैरेटिवली बाजार के ट्रेंड के साथ में रहे। बट यस, आपको यदि थोड़ा सा कॉन्ट्रा या मिक्स करना है तो इन्फोसिस में जा सकते हो, क्योंकि ये काउंटर ने जो इसका हर्डल था वो पार नहीं किया। और इनमें यहाँ पे आप नोटिस करोगे ऊपर में 1500 की कॉल में राइटिंग इनफेक्ट इंटेक्ट थी, इवन रिकवरी हुई तो भी राइटिंग है। तो थोड़ा बहुत डिप मिलेगा, अग्रेसिव शॉर्ट तो नहीं है, बट कहीं ना कहीं 1425 1430 तक के डाउन साइड यहाँ पे बन सकते हैं। एसआरएफ, चंदन आपने एसआरएफ का नाम लिया तो मेरी नज़र गई, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है केमिकल स्टॉक्स में। इनफैक्ट आपको हैरानगी होगी कि ढेर सारे ऐसे फंड मैनेजर्स हैं पिछले 10 दिन के अंदर, चंदन, जो केमिकल स्टॉक्स में बाइंग की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं अर्ली साइंस आ रहे हैं। आज आईडीबीआई कैपिटल ने एक रिपोर्ट निकाली है और उसमें ये बताया है कि जो केमिकल स्टॉक्स का सबसे बड़ा इशू था वो था चाइना डंपिंग कर रहा था एक्सपोर्ट मार्केट में। भाव के बिना जो भाव मिले माल बेचो, क्योंकि वहाँ पे ग्लट था। वो डंपिंग है जिसकी वजह से इंडियन केमिकल स्टॉक्स या कंपनीज वालों को अपने भाव नहीं मिल रहे थे, अच्छे भाव नहीं मिल रहे थे, वो सब धीरे धीरे कम होना शुरू हुई। या डंपिंग अगर वाकई कम हो गई इंटरनेशनल मार्केट में
तो इंडियन केमिकल कंपनीज के लिए ये अच्छी बात हो सकती है। तो एसआरएफ पे तो आपने अपना व्यू दिया, लेकिन मैं आपसे कुछ और स्टॉक्स के बारे में भी बात करना चाहूँगा। यूपीएल 580 एक ऐसा स्टॉक है जो 9 टाइम फॉरवर्ड पे मिल रहा है, बहुत ही सस्ता है, इसके बारे में बताएं। और कुछ और केमिकल स्टॉक्स की बात करें, धानुका एग्री, सबसे पहले उन्होंने अपनी गाइडेंस काटी थी 4-5 क्वार्टर पहले इसी मामले को लेके। इनके भी चार्ट्स देख के बताएं, क्या बहुत डैमेज हुआ है इसमें पिछले 1 साल में, क्या इनमें से कुछ एक बास्केट अप्रोच बनाई सकती है? देखिए बास्केट बना सकते हैं, बट ध्यान रखिए ये सेक्टर थोड़ा सा बिटन डाउन है, रिस्की ट्रेडर्स यहाँ बास्केट बनाए, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट में जहाँ स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ कंटिन्यू हो रही है, बट ये सेक्टर ऐसा है जो टर्न अराउंड हो रहा है। अब देखो एसआरएफ और इन सब काउंटर में रिकवरी में कोई बड़ा पार्टिसिपेशन नहीं हुआ, बट अब ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा रनअप देखने को मिलेगा। तो एसआरएफ तो हम ऑलरेडी जिक्र कर चुके हैं, आपने यूपीएल की बात की, थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस था, बट अब जाके कहीं ना कहीं 50 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर निकल रहा है और थोड़ा सा यहाँ पे रिवाइवल देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से 570 का सपोर्ट सफिशिएंट रहेगा, एक बार के लिए 600 तक के लेवल बन सकते हैं। इनफैक्ट 600 की कॉल में अनवाइंडिंग भी यहाँ पे देखने को मिल रही है, तो 600-610 तक के लेवल आपको यहाँ पे यूपीएल पे ध्यान रखना चाहिए। एसआरएफ स्ट्रॉन्ग है। धानुका की बात करें तो वहां पे भी कहीं ना कहीं एक वीकली चार्ट में हाई टॉप साई बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है, वहां पे भी आप पॉजिटिव मूव देख सकते हो 3-4% के स्विंग के लिए। कुछ रेमंड के ऊपर क्या व्यू बन रहा है? आज का रेमंड का भाव जो है कुछ कह रहा है 4% ऊपर है और अचानक पिछले 15 मिनट में एक जोर से हिट मारा। ये स्टॉक ने 1480 का लो बनाया था पिछले हफ्ते, वहां से धीरे धीरे रिकवर करा है, इस समय 1650 में मिल रहा है। इस भाव से ऐड करें, इसका 2200 का टॉप हुआ करता था। बिल्कुल। और देखिए टेक्निकल फैक्टर्स असाइड, जिस न्यूज के आने के बाद इस स्टॉक में जो फॉल आया था, आई डोंट एंटायरली बाय दैट, इफ यू आस्क मी, बट कीपिंग दैट असाइड, अगर मैं सिर्फ प्राइस मूव्स की अगर बात करूं तो इतने शार्प सेलिंग के बाद ये ओवरसोल्ड टेरिटरी में चला गया था, और अभी जो हम एक रिबाउंड देख रहे हैं ये वहीं से ओवरसोल्ड टेरिटरीज का जो रिबाउंड है वो आया है। अब स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज के नीचे है, विच इज क्लोज टू 1666 लेवल्स। सो मेरे हिसाब से अगर कोई एक फ्रेश लॉन्ग पोजिशनल ट्रेड बनाना चाहे तो थोड़ा सा वेट कर लें उसी के क्रॉस होने का, वरना आप देखेंगे कि हो सकता है उसके आसपास थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर आए। तो एक बार 1666 क्रॉस होता है तब आप इसमें एक लॉन्ग पोजिशन बनाएं। जिस तरीके का हमने पहले मोमेंटम देखा था, देयर इज नो रीजन पर से व्हाई दैट कैन नॉट सेट इन अगेन, बट मैं फिर भी अगर और थोड़े छोटे टारगेट्स लेके चलूं तो 1750 का पहला टारगेट है, 1820 का दूसरा टारगेट है, जो पोजिशनली इस स्टॉक में आते हुए हमें नजर आ सकता है। एंड 1600 के आसपास का अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, तो आई थिंक वो रिस्पेक्ट रहेगा। तो 16 एज आई सेड 1666 के ऊपर इसमें पोजिशनल ट्रेड बिल्कुल बनाया जा सकता है। थोड़ा सा वेट कर ले, स्टॉक में थोड़ी सी और तेजी जो है वो लौटने दें, तो मोमेंटम वहां से अच्छा पिकअप होगा। मार्केट के अंदर आज का जो लो टेस्ट करने के बाद आज का जो लो है मार्केट का वो 711 है, और 811 ही आप हाई मान लो, वैसे तो 13 है, आप समझने के लिए 811 711 मान लो आप। ये वापस से अब 811 की तरफ बढ़ रहा है आज का लो टेस्ट करने के बाद शुरुआत का, और अगर ये 811 को आज पार कर देता है 11-13 को, तो उसके बाद ही फिर से तेज़ी से और शॉर्ट कवरिंग कराएगा। आप एक चीज़ और नोटिस कर रहे होंगे, आज आईटी के अंदर मोमेंटम नहीं है। एक बार आप आईटी इंडेक्स दिखा सकते हैं, इनफैक्ट वो कल सबसे कम बढ़ने वाले इंडाइसिस में से था, जबकि मार्केट की वेटेज उसके हाथ में थी। आज ये निफ्टी आईटी आप देख रहे हो बाकायदा 0.5% नीचे है, लेकिन इसके उलट बैंकिंग काउंटर्स तेज हैं। जो एक चर्निंग होके आ रही है वो थोड़ा कैपिटल गुड्स के अंदर आ रही है। आप दिखाना चाहो तो एक बार कमिंस इंडिया को दिखा सकते हैं। ये कैपिटल गुड्स के बारे में थोड़ी देर चंदन पहले बता रहे थे, तो मैंने सारे टिपिकली कैपिटल गुड्स के वो चेक किए शेयर्स, उसमें एबीबी, कमिंस इंडिया, ये कुछ एक शेयर्स ठीक लग रहे हैं। कमिंस इंडिया पे एक रिकमेंडेशन ले लेते हैं कुछ, जरा आप बताइएगा इसमें। मैं एक स्विंग ट्रेडर हूँ, मेरे को रखना नहीं है बॉस, हाँ मेरे को सिर्फ 10-15 दिन के लिए आना है, पैसा बना के निकल जाना है। बताइए सर, ठीक है क्या कमिंस इंडिया उसके लिए? बिल्कुल ठीक है। और हमने 2 दिन पहले कमेंट्स इंडिया पे एक व्यू दिया था आप ही के शो पे। 1980 हमारा सेकंड टारगेट था, तो वो भी हिट हुआ है। और अभी भी मैं कहूंगा कि यहाँ पे जो तेजी है ये बरकरार रह सकती है। देखिए 1980 का टारगेट देने का रैशनल ये था कि ये इसका नियर टर्म रेजिस्टेंस था, नियर टर्म हाई था, जिसको ये नहीं क्रॉस कर पाया था। फिलहाल उसके ऊपर है,
एक जो पूरे मार्केट में हमें एक ट्रेंड देखने मिल रहा है वो ये कि बहुत से स्टॉक्स ओवरहीटिंग के पास जा रहे हैं। सो यहाँ पे भी मुझे वही चीज देखने मिल रही है, हालांकि जस्ट एंटर हो रहा है ओवरहीटिंग टेरिटरी में, तो मोमेंटम यहाँ पे बनेगा। बट अब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से बाय ऑन डिप्स इज अगेन समथिंग दैट द इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स शुड लुक फॉर। तो 1950 के अगर आसपास आपको मिले, थोड़ा डिप लेके स्टॉक उस लेवल के आसपास मिले, तब एक फ्रेश एंट्री करें। वहां पे 1900 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ऑन दी अपसाइड 2020 ये पहला टारगेट होगा एंड 2070 ये दूसरा टारगेट रहेगा। तो कमिंस ऑन अ वेरी स्ट्रॉन्ग फुटिंग, इट्स जस्ट दैट इट्स अ लिटिल स्ट्रेच्ड। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से एंट्री करना चाहें तो 1950 के करीब बाय करें। वह एक जो बड़ा शेयर है जिसमें टिपिकली थोड़ा एफआईज आ भी जाते हैं, क्योंकि एफआईज का नंबर अच्छा आ रहा है 44%, और मेरे को लगता है 50 से ऊपर नहीं जाएगा, इसलिए गुंजाइश ज़्यादा नहीं है। मैं सिर्फ पक्के शेयर के बारे में चर्चा करूंगा। उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज एक और शेयर है, ये भी चला है, आज भी चल रहा है, आज भी सपोर्ट कर रहा है आपकी ये इंडाइसिस की। नहीं तो आईटी ने तो आज पूरा गेम खराब ही कर दिया था, लेकिन रिलायंस ने काफ़ी हद तक उस आईटी के डैमेज को कंट्रोल किया, और कुछ हद तक एचडीएफसी बैंक ने भी। दोनों दिखा सकते हैं आप। मेरे को ज़रा ये पता करना है रत्नेश से कि क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में अभी प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, बने रहना चाहिए, और नए वालों के लिए भी बताइएगा। पुराने वाले तो हैं ही हैं, नए वालों के लिए रिलायंस पे आपका क्या टेक है सर रत्नेश? रिलायंस इंडस्ट्री देखिए आप काफी लंबे कंसोलिडेशन में चल रहा है। ये जिस तरह से बाजार के साथ में बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, हालांकि अपनी की एवरेज से ऊपर चल रहा है। तो नए वालों के लिए भी अगर शॉर्ट टर्म लिहाज से देखें तो एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में बैठता है। 2400 रुपए का स्टॉप लॉस लगता है यहाँ पे, ऊपर में जो टारगेट बनते हैं यहाँ पे, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं 2480 2490 तक के टारगेट इसमें बनेंगे। तो 2400 रुपए के स्टॉप लॉस से नए जो एंट्री करना है उनको 2400 के स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, 2490 का टारगेट इसमें पकड़ना चाहिए। जिनके पुराना है वो भी सेम स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए मेरे हिसाब से, 2400 का स्टॉप लॉस ट्रेल करे, ऊपर में टारगेट उनके लिए भी 2490 का ही रहेगा। ये बाजार चल रहा है वन साइडेड, एक मामूली डिप। हमने आपको सुबह बताया था कि पुल बैक में जरूर नया सौदा लें, बड़े गैप अप में नया फ्रेश बाइंग ना करें। तो आज खुलने के बाद बाजार एक मामूली डिप आई पहले 15 मिनट में, वो डिप बॉट हो गई और वन साइड। बैंक निफ्टी लेके आए सब, बैंक निफ्टी इतनी बहुत छोटी थी, मामूली सी डिप है, उसके बाद से वन साइड ट्रेंडिंग मार्केट। 1600 पॉइंट का नेट गेन कल आपने बैंक निफ्टी में देखा, आज 500 पॉइंट का शुद्ध गेन आपको अभी मिल रहा है। अभी तो पूरा दिन बाकी है, समझ लीजिए क्या होगा। और यही चीज़ होती है जब फ्लोज आते हैं। आपको मैं बताऊं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़, चंदन खुश, शायद आप इसको ज़रूर ट्रैक करेंगे रत्नेश। एक्सिस बैंक में 10-10 लाख के बड़े ब्लॉक डील गिरे, रेडिको खेतान में 11% चल गया भयंकर ब्लॉक्स, स्वान एनर्जी में भयंकर ब्लॉक्स, हुनासा का पूरा ब्लॉक एब्जॉर्ब हो गया आज हरे निशान में। श्रीराम प्रॉपर्टीज 11% इक्विटी पूरी एब्जॉर्ब हो गई। एफआईज तो लौट के आ ही रहे हैं, क्लियरली दिख रहा है, और फ्लोज तो आ रहे हैं, चाहे एफआई हो डीआई हो, कल तो दोनों थे, जबरदस्त फ्लोज आ रहे हैं। और जब फ्लोज आते हैं, ये देखिए श्रीराम आपको बताया था पूरा इंटरडे रिकवर कर जाएगा, ये 11% ब्लॉक हुआ पूरा रिकवर, ये चला ही नहीं आईपीओ के बाद से। ऑलराइट, ठीक है। हुनासा कितना इंटरेस्टिंग प्ले है, हाई ग्रोथ स्टॉक है, और आप देखिए ब्लॉक डिस्काउंट में था, उसके बाद भी अब्जॉर्ब होने के बाद भी तेजी है, जबरदस्त काम और हो रहा है। उसमें भी बेस केस, हायर अपर साइड केस, कितने सारे इसमें टारगेट्स हैं बड़ी बड़ी ब्रोकिंग फर्म्स के। देखिए मैं पर्सनली हुनासा का बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ, तो इसलिए मैं इसके ऊपर टिप्पणी नहीं दूंगा, जिसको पसंद आता है वो लें। लेकिन मैं एक और स्टॉक का फैन हूँ कंपनी का, वो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। बहुत दिनों से जिक्र नहीं हो रहा है। चंदन जरा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को देखिए, ये जो 100 रुपये आसपास पहले टॉप किया था, वह अभी भी 28 पे ही है। तो एक साल का चार्ट दिखाई डायरेक्टर साहब, क्या इसका राउंड 2 शुरू हो सकता है? सही बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया है, बट जिस हिसाब से वीकली चार्ट में फॉलिंग सप्लाई ट्रेंड लाइन निकाल रहा है, डेटा सेटअप थोड़े से इंप्रूव हो रहे हैं, राउंडिंग फॉर्मेशन बन रहा है, की मूविंग एवरेज वापस निकल रहा है, राउंड 2 शुरू होना चाहिए। तो यहाँ पे 86 के सपोर्ट से कहीं ना कहीं 92 और फिर 97 तक के टारगेट बनेंगे। और 97 के टारगेट, जी हाँ, पहला भी इसका यही भाव के आसपास से टॉप आउट हुआ था। आज आइशर कल की 5-6% गेन के बाद थोड़ा सा कमज़ोर हुआ है। जो डिफेंसिव नाम है वो आज थोड़ा सा नीचे नज़र आ रहा है, इन्फोसिस, डिवीज़, श्रीराम फाइनेंस भी बड़ा स्टॉक है, काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, नीचे मिल रहा है। श्रीराम फाइनेंस लेंगे क्या 2070 के आसपास? खुश तो
अजय, जैसे आपने आइशर मोटर्स की मेंशन किया अभी, तो मैं ये कहूँ कि देखिए, अगर हम देखें तो ये जो पूरा पैक है, टीवीएस मोटर, बजाज ऑटो, आइशर मोटर्स, ये पूरा पैक ऑलरेडी परफॉर्म कर रहा था और अब ओवर हीटिंग में चला गया, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग विल नॉट बी अ बैड आइडिया। और फिर हम देखेंगे डिप्स में किन लेवल्स के आसपास से सेटल होते हैं और एक फ्रेश पोजीशन बनाएंगे। बट अप अंटिल देन इन सारे स्टॉक्स में मैं कहूंगा अब मुनाफा वसूली कर लें। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से बेहतर मैं कहूंगा अब एक्चुअली प्रॉफिट बुकिंग करके चले जाएं, दैट इज अ बेटर आइडिया। वेट ऑन द साइडलाइंस इफ यू हैव गॉट एनी पोजीशंस इन दीस स्टॉक्स। बहुत अच्छा मोमेंटम आ गया, बहुत रन अप आ गया है, बट अब बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो गए हैं। श्रीराम फाइनेंस की बात करें तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा कॉशन लग रहा है। स्टॉक का जो ट्रेंड है ये ओवरऑल पॉजिटिव है, बट स्ट्रेंथ उतनी नहीं है। वॉल्यूम ऑन ऑड डेज पिकअप है, बट थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कॉशन लेके चलना चाहिए। हालांकि अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, आपका 3 से 6 महीने का व्यू है, तभी कोई दिक्कत की बात नहीं है। फ्रॉम अ ट्रेडिंग परस्पेक्टिव हो सकता है कि थोड़ा सा आपको वॉचफुल रहना पड़े। सो अगर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आप 2160 का एक लेवल निकल के आ रहा है, और जो दूसरा है ये 2225 का निकल के आ रहा है। इसको अपने टारगेट्स बना के चलें, और जो इसका नियर टर्म स्टॉप लॉस रहेगा वो 20 डे मूविंग एवरेज विच इज क्लोज टू 1990, इसके आसपास लेके चलें। तो इन्वेस्टर के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, स्लो स्टेडी ग्रेजुअल स्टॉक है। ट्रेडिंग के हिसाब से हो सकता है कि शायद इतना मोमेंटम ना मिले, इनका मोमेंटम नहीं मिलेगा। लेकिन एक क्विक सवाल चंदन से ले लेते हैं। चंदन, एमएनएम, क्योंकि लार्ज कैप्स में एमएनएम ने इस साल कोई बड़े रिटर्न नहीं, हालांकि अब जो 1500 से चलना शुरू हुआ पिछले एक हफ्ते में, 1.5 हफ्ते में काफी मूव दिखाई, लेकिन अभी भी कैचअप तो इसमें बाकी है। एमएनएम पे आप क्या व्यू बनाएंगे? पॉजिटिव व्यू है जरूर। पिछले कुछ सप्ताह से, कुछ महीनों से स्लो मूवमेंट है। लगभग आप देखोगे तो पिछले 5-6 महीने से, पिछले 4-5 वीक से अच्छा मूव नीचे के लेवल से देखा, इवन बीइंग द स्लो, और बाकी दूसरे काउंटर लाइक टीवीएस मोटर्स में बड़ा रन अप देखने को मिला है। तो ऐसा लग रहा है कैचअप रैली बनना चाहिए। स्टॉक ऑलरेडी अब अपने नए शिखर, न्यू लाइफ टाइम हाई पे आ चुका है, तो खरीदारी की सलाह रहेगी। 1660 इमीडिएट सपोर्ट रहेगा, कहीं ना कहीं 1760 से लेकर 1850 पोजिशनल टारगेट के लिए। राइट चंदन, बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और ये स्ट्रैटेजी हमें बताने के लिए। चलिए एक क्विक चेक